सुबह सवेरे पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपना जो सफ़र है वो उसको बड़े ध्यान से कर रहे होंगे। ख़ास तौर पे जो भी ऑफिस जा रहे होते हैं, स्कूल में भी बच्चों को ड्रॉप करने जा रहे हैं, कोई भी ऐसी गाड़ी पे कोई सफ़र कर रहे हैं ना, या बाइक पे भी कर रहे हैं, तो बहुत ही ध्यान से सफ़र करना चाहिए और ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए रॉन्ग टर्न का, जो कि रॉन्ग टर्न आप लोग ले लेते हैं अक्सर। और हम देख रहे होते हैं हमजा कि वन वे मतलब आ रहे होते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं इससे बहुत सारे हादसा हो सकते हैं, किसी की जान जा सकती है और भी ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी ख़राब हो सकती है कि वो उसकी रवानी जो है वो बरकरार उस तरह से नहीं रहती जब आप गलत साइड से आ रहे होते हैं। ऐसा है कि कुछ चीज़ें मामूल बन जाती हैं। अब इकरा और मैं इसलिए इस पे बात कर रहे हैं कि हम एक चौक से डेली गुजरते हैं और उसका तो लाजमी तौर पर है कि वहाँ पर रॉन्ग वे पे आना ही आना है ट्रैफिक ने। वो गाड़ी है उसने आना है, वो बाइक है उसने आना है, वो रिक्शा है उसने आना है, वो साइकिल है उसने आना है, और उधर से तो सब ने आना है। मतलब कि हमें पता है कि इधर ये प्रॉब्लम रहेगा, ना वो दुरुस्त हो रहा है ना कुछ, लेकिन क्योंकि हम तो रोज़ाना ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें पता है कि यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। जो लोग रोज़ाना ट्रैवल नहीं कर रहे हैं वो तो अपने ध्यान से आएंगे कि यार हम ठीक जा रहे हैं, आगे से गाड़ी तो आ ही नहीं सकती, आगे से बाइक तो आ ही नहीं सकती, तो उससे एक्सीडेंट होते हैं। और यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि वाकई में हम जिस रोड से आ रहे होते हैं और हम बता रहे हैं कि वो वहाँ पर क्योंकि रॉन्ग टर्न ले लिया जाता है तो उसकी वजह से वहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट भी हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए होते हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए काइंडली ये जो थोड़ा सा आगे जैसे जाके आपको यू टर्न लेना पड़ता है तो वो यू टर्न ले लिया करें, बजाय इसके कि आप रॉन्ग टर्न ले रहे होते हैं, तो किसी की जान भी बच जाएगी ख़ास तौर पर, और ट्रैफिक की जो रवानी के मसाइल हैं वो भी नहीं होंगे। अच्छा, रॉन्ग वे पे तो बिल्कुल आपको आना ही नहीं चाहिए है कि आप रॉन्ग वे आ रहे हैं, और ये तो मतलब ज्यादती है। आप अपने साथ तो ज्यादती कर रहे हैं, दूसरे शख्स के साथ कितनी ज्यादती कर रहे हैं, और उससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होना तो एक अलग चीज़ है। इस एक्सीडेंट के बाद हम कैजुअलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि जो गाड़ी जिसका वो रास्ता है या वो बाइक जिसका वो रास्ता है वो बहुत स्पीड से आ रहे होते हैं, उनको तो वहमो गुमान में भी नहीं है कि कोई बंदा आगे से शेर का बच्चा जो है वो सीधा आ रहा होगा और वो आके हमारे अंदर टकरा जाएगा, तो उससे बहुत ज्यादा हादसा होते हैं। फिर रॉन्ग टर्न का जो जिक्र कर रही है, अगर रॉन्ग टर्न ले तो फिर लेन 1 में आ जाते हैं ना, जो फर्स्ट लेन जो है उसमें आ जाते हैं, हालांकि फर्स्ट लेन में सबसे ज्यादा मतलब फास्टेस्ट लेन होती है और उसमें मतलब आप लोग आ जाते हैं, तो उसमें एक बंदा एकदम अपनी स्पीड जो है वो भी रिड्यूस नहीं कर सकता है जिस तरह से आप रॉन्ग टर्न लेके आ जाते हैं। तो काइंडली इन चीज़ों से है ना परहेज करें। हम गलत ओवरटेक भी कर रहे होते हैं, हमें ओवरटेक का ही आज तक समझ नहीं आ सकी कि हमने ओवरटेक कैसे करना है, क्योंकि कवानीन तो हमने पढ़े ही नहीं, हमने ड्राइविंग सीखी तो है नहीं, हमें कोई चीज़ मुयस्सर आ गई थी, कोई सवारी हमने उस पर चला के सीख लिया, हमें तो कवानीन का भी नहीं पता। हम रॉन्ग साइड से मतलब कि लेफ़्ट साइड से हम ओवरटेक कर रहे होंगे और अचानक से पता ही नहीं होता दूसरे को कि जी कि ये क्या होने वाला है, और उससे एक्सीडेंट हो जाता है। ये कि जब अगर आपने लेफ्ट साइड पे जाना है तो आप इंडिकेटर जो है वो दे ही नहीं रहे होते। इंडिकेटर लगे इसीलिए होते हैं कि आप इंडिकेटर दें लेफ्ट या गाड़ियों में लेफ्ट या राइट साइड पे आपने अगर जाना है तो आप इंडिकेटर को प्लीज़ ज़रा वो भी प्रेस कर दिया करें, ताकि अगर पीछे आने वाले को अंदाज़ा हो जाए कि आपने अंडरपास के नीचे जाना है या आपने लेफ्ट होना है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा कि अंडरपास के बिल्कुल पास जाते जाते हमजा लेफ्ट हो रहे होते हैं, तो उससे भी कनाल के ऊपर खास तौर पे ये चीज़ हो रही होती है, क्योंकि हम खुद कंफ्यूज होते हैं, हमें तो याद भी नहीं रहता बातों के अंदर कि हमने क्या करना है, यहाँ से तो वहाँ जाना। अच्छा, हम ये आपसे क्यों डिस्कस करते हैं खास तौर पे ज़्यादा? हम जब ट्रैफिक की बात कर रहे होते हैं, कवानीन की बात कर रहे होते हैं, जब आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं रोड के ऊपर, इसकी इसलिए बात कर रहे होते हैं क्योंकि हम अक्सर आते जाते हुए ये चीज़ देखते हैं कि एक्सीडेंट हुआ हुआ है, वहाँ पर रश या लोग देखते हैं, देख के आगे चले जाते हैं, लेकिन उससे हम सीख नहीं रहे होते हैं। इतना माली नुकसान तो होता ही है, साथ जानी नुकसान भी हो रहा होता है, सबसे बढ़कर जानी नुकसान, क्योंकि आपकी जो जान बहुत ज़्यादा कीमती है, वो किसी भी तौर पर वापस नहीं आ सकती है। किसी की भी जान अगर चली जाए इस तरह के हादसे में, तो खुदारा एहतियात करें और हर एक की जो जान है उसको भी ख्याल रखें, और माली नुकसान तो फिर पूरा हो जाता है, जानी नुकसान पूरा नहीं हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो रॉन्ग वे पे अब आपने कोशिश करनी है कि ना जाएं, और बिल्कुल यू टर्न लेना ज़्यादा आसान है, यू टर्न लेना ज़्यादा बेहतर है आपके लिए भी, दूसरों के लिए भी। हम जी बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इंटरव्यू के बारे में। 9/11 के बाद पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया और किसी मुसल्लह तनाज़े का हम दोबारा हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर
दुनिया पर ये वाज़ेह कर दिया है। अच्छा, गैर मुल्की जरीदे को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि ऐसे गिरोहों से बात कर रहे हैं जो कि सुलह चाहते हैं, जो नहीं मानेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि दुनिया को हर सूरत अफगान हुकूमत से बात करनी चाहिए। और दाइश से मुकाबले के लिए उन्होंने कहा कि तालिबान वाहिद ऑप्शन है। क्या कहा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, आपको सुनाते हैं सर। World must engage with Afghanistan. I think that it would be a total waste. I mean, it would be, what has the US got to show after that 20 years? So therefore, a stable Afghanistan government, which can then take on ISIS, and believe me, Taliban are the best bet to get rid of ISIS. Isolating them, sanctioning them is going to, apart from anything else, apart from the chaos, it is going to be such a huge humanitarian crisis. We have no other option. जी, वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ आपने सुना है। कश्मीर में भारतीय जारहियत से मुतालिक भी वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान और भारत का हल तलब मसला है, और कहा कि कश्मीरियों को UN करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना भी चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने कहा क्योंकि दुनिया जो है वो कश्मीर के मामले पर बात नहीं करती। उन्होंने इस हवाले से क्या कहा है, आपको वो भी दिखाते थे। There's a disputed territory in Pakistan and India, and this was confirmed by 2 United Nations Security Council resolutions. Now that right was never given to them. But worse, in 2019, 5th August, they had the special status until this right of self-determination was given to them. They took away the special status, and they clamped down on them by sending these 90,000 troops there. And basically Kashmir is an open prison where there are 2 nuclear armed countries who've had 3 wars before they were nuclear armed. So we haven't had a war since then, so because of the deterrent. I actually addressed the United Nations too, and told them that, look, you came into being to stop this sort of thing. There's an unresolved issue. It's your own Security Council resolution. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इस्लामोफोबिया से मुतालिक भी इमरान खान ने बात की। उन्होंने कहा कि इस्लाम अमन का दीन है, दहशत गर्दी से ताल्लुक़ नहीं, आज़ादी इजहार राय के नाम पर मजहब को निशाना बनाया जा रहा है, यही इस्लामोफोबिया है। हाँ जी, मगरिब की क़यादत को मुसलमानों के जज्बात का एहतराम करना चाहिए, ये कहा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने। इस हवाले से उनका क्या कहना था, वो भी आपको ज़रा सुनाते हैं। I blame the Muslim leadership too. So first, why did the Muslim leadership allow terrorism and Islam to be connected? What has Islam got to do with terrorism? There is only one Islam, and that is of our Prophet Muhammad, peace be upon him. People do not realize radical Islam, moderate Islam. I mean, in the West, how does a man in the street? People in the West do not treat religion like we do. They cannot understand the love, respect, reverence we have for our holy prophet, peace be upon him. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इसी सारे अहम मामले पर हम बात करेंगे। साबिक़ सफ़ारतकार और माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर नजम मुस्ताक़िब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नजम साहब, अफ़गानिस्तान के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हमेशा से जो मौक़िफ़ रहा है वो आपके सामने भी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दोबारा ख़बरदार किया है कि दुनिया को हर सूरत में अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत से बात करनी चाहिए। आपको लगता है कि एक दिन आलमी बरादरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की इस तजवीज़ पर अमल करेगी? दुनिया को माननी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने शुरू से ही की है, अभी तक कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आइंदा दिनों और हफ्तों में भी वो करते रहेंगे कि भाई तालिबान की बात सुने। उनको आपने लेजिटिमेसी के चक्रों में डाल दिया है। उनके 9-10 बिलियन डॉलर जो हैं वो आपने फ्रीज कर दिए हैं। लेकिन ये दोहा में जो मुलाकात हुई है, इससे लगता है जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने बात की है, लगता है कि बेहतरी की तरफ सूरत जा रही है, और अनकरीब हो सकता है कि तालिबान को तस्लीम करना पड़े। लेकिन अब उस पर एक जो हिच है ना, जो मेन प्रॉब्लम है, वो ये है कि अमेरिका किस बिरते पे, किस बेसिस पे उनको तस्लीम करे। देखिए, 20 साल की हजीमत है, 20 साल की एक तौहीन आमेज सूरत हाल है जिससे कि पूरी अमरीकी कौम गुजर रही है। ठीक है, अभी अगर वो एकदम से मान लेते हैं तालिबान को,
तो वो लोग कहेंगे कि ये क्या है, ये आप सुपर पावर है, ये क्या, किस किस्म का अमेरिका है ये। तो अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, वॉशिंगटन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है। बाकी हुर्रियत और ये ह्यूमन राइट्स और ये सारी बातें जो हैं, ये कहने की बातें हैं। उनको ह्यूमन राइट्स, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि उनको मकबूजा कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नजर नहीं आ रही जो इतने बरसों से चल रही है। तो वो डबल स्टैंडर्ड आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये भी बता दीजिएगा, वज़ीर आज़म साहब ने आलमी बरादरी को खबरदार किया कि मुस्तहकम तालिबान हुकूमत ही दाइश का मुकाबला भी कर सकती है। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान की बात करें, जो उनका मौक़िफ़ है, आप समझते हैं कि बड़ा बहरान जन्म ले सकता है जैसे वो कह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है कि अगर दाइश को आपने काउंटर करना है तो उसके लिए तालिबान से बेहतर आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि तालिबान इस वक्त वहां पे बरसरे इक़्तिदार हैं। ठीक है, उनके पास बंदूकें हैं, उनके पास असलहा है और उनके पास नफरी है, उनके पास पब्लिक की सपोर्ट है। दूसरी वजह यह है कि तालिबान ऑलरेडी, अगर आपने कल की खबर सुनी हो तो वो ऑलरेडी दाइश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए हम इसको जो टेक्निकल जबान में कहते हैं कि दाइश के साथ लड़ना और उसका मुकाबला करना, ये अमेरिका और तालिबान का कॉमन ऑब्जेक्टिव है। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर की ये बात जो है वो दलील की बेस पे है और उसमें कुछ बेहतरी नजर आ रही है। अब देखना ये है, देखिए नजर आ रही है, लेकिन नजम साकिब अगर हम बात करें वज़ीर आज़म इमरान खान की, तो उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका का साथ देने पर सरहदी इलाकों में पश्तून हमारे खिलाफ हुए, उन्होंने रियासत पर हमले शुरू किए और खुद को पाकिस्तानी तालिबान करार दिया। इस बयान की आप कितनी अहमियत समझते हैं और क्या अब आपको लगता है कि जो यस सर वाली पॉलिसी थी अमेरिका के साथ, वो इख्तिताम पजीर हो गई? बात आपने कोट की है कि पश्तून हमारे खिलाफ हो गए, ये आज की बात नहीं है। ये जरा चले जाइए आप 2001 में अक्टूबर में, जब पहली एयर स्ट्राइक होती है, अमेरिका पहली एयर स्ट्राइक करता है अफगानिस्तान में। तो उस वक्त ये था कि उस वक्त के जो बरसरे इक़्तिदार लोग थे इस्लामाबाद में, उन्होंने फैसला किया कि वॉर ऑन टेरर का जो है, जो भी सिलसिला शुरू हुआ है उसमें अमेरिका का साथ देना है। सीधी सी बात है, आपने अमेरिका का साथ दिया और जो इधर के पश्तून थे पाकिस्तान, यानी जो पाकिस्तानी साइड पे, खासतौर पे बलोचिस्तान और NWFP जो कि अब KP है, उसके पश्तून जो हैं, उनके खास मरासिम, ताल्लुकात, रिश्तेदारियां, प्यार मोहब्बत जो है उधर के पश्तून से है। सोवियत यूनियन जब जाता है यानी अफगानिस्तान से, तो वो सारे जो सो कॉल्ड टेररिस्ट थे उनको वो वहां छोड़ जाते हैं, वो पाकिस्तान भी आते हैं और एक पूरी की पूरी सिचुएशन, और हिलरी क्लिंटन का वो बयान मशहूर मारूफ कि हमने तो जो करना था कर लिया, अब पाकिस्तान जाने और वो ये टेररिस्ट जाने। उसी तरह की सिचुएशन अभी भी है। अब ये है कि क्या अमेरिका मानता है कि हमने 20 साल तक उससे भी ज्यादा वॉर ऑन टेरर पे साथ दिया? यही तो, यानी अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा था जिसमें कहा कि आप कम से कम अप्रिशिएट तो करें, बजाय इसके कि आप अप्रिशिएट करें, आप सेनेट में बिल लेके आ रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मतलब एक अहम चीज़ ये भी कि चीन की बढ़ती हुई सिफारती, मुआशी और दिफाई ताकत के जवाब में अमरीकी अहदेदारों के जो बयानात आ रहे हैं वो हम सबके सामने ही हैं। आप समझ रहे हैं कि कोई खित्ते में टेंशन जो है वो अराइज हो सकती है, कोई जंग का खतरा भी है, वाकई बढ़ रहा है? मेरे ख्याल में जंग जो है वो जारी है। सही, आपने चीन और अमेरिका की बात की। जी पहले तो मुख्तसरन इस पे बता देते हैं कि कुछ अर्सा पहले प्रेसिडेंट जो बाइडन ने नेटो की एक कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने खुल के बताया तमाम वेस्टर्न कंट्रीज को, खासतौर पे नेटो कंट्रीज को, कि आपने चाइना का मुकाबला करना है, आप सब ने मिलके चाइना को कंटेन करना है, उसकी ट्रेड को कंटेन करना है, उसके ट्रेड रूट्स को देखना है। तो ये तो अभी खुल के सामने आ गया। कुछ लोगों ने कहा जी कोल्ड वॉर शुरू हो गई। उसके जवाब में प्रेसिडेंट शी चिंग ने जो जवाब दिया, जो उधर के प्रेसिडेंट ने चाइना के जवाब दिया, वो बड़ा सख्त था। ठीक है, कि ये जो बातें कर रहे हैं ना चाइना को कंटेन करने की, और ये जो बातें कर रहे हैं कि चाइना ऐसे ही कोई सड़क पे पड़ी हुई कोई चीज है, मैं इन सब के सर जो हैं, सर दीवारें चीन से टकरा के उसको स्मैश कर दूंगा। बिल्कुल ठीक। और ये बहुत बात है चाइना से। नजदीक जंग तो इस वक्त जारी है। नजमुल साकिब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, जो वज़ीर आज़म साहब ने हम इंटरव्यू दिया है उसके ऊपर हमने उनकी माहिराना राय भी जानी, उनका मौक़िफ़ भी जाना है। आगे बढ़ेंगे, अहम
एक मसला है कि हमारे हाथ भी नहीं रुकते, हमारा दिमाग भी नहीं उस मामले पे रुक रहा होता, और हम कह रहे होते हैं कि बस ये जितनी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं ना, ये सारी हमारे घर में होनी चाहिए। लेते जाएं और ज़रूरत है भी नहीं, फिर भी आप फ्यूचर की सोच के डू मोर होता नहीं होता, लो मोर। बिल्कुल ऐसे ही है। हम अगर देखें तो आज की तरक्की करती दुनिया में ऑनलाइन शॉपिंग और क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल जो बहुत ज़्यादा आम हो गया, लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड या माली इख्तियार को सोचे समझे बगैर इस्तेमाल किया जाए तो ये सहूलत की बजाय परेशानी और मुश्किलात की वजह बन जाता है। हाँ जी, उधार सर चढ़ने लगता है और फिर हमें जो है टेंशन होना शुरू हो जाती है। पहले चीज़ ना होने की टेंशन होती है, फिर चीज़ होने की टेंशन हमें होना शुरू हो जाती है, गंभीर सूरत हाल जो इख्तियार कर जाती है। अब ये ज़ाहिरी नमूदो नुमाइश से इन चीज़ों का ताल्लुक होता है, और फिर अब हमें ये कैसे फैसला करना है कि नहीं भाई मेरी जेब इतनी सख्त नहीं रखती है, अपने दिमाग को कैसे समझाना है। तो करना है क्रेडिट कार्ड सब लेते हैं, फिर वापस भी तो करना है, तो फिर वो आप परेशान हो इतने बाद में कि वो वापस कैसे किया जाए। लेकिन ये जो है ना, इन तमाम मसाइल को अगर हम देखें तो नफ्सियात की जो ब्रांच है वो डील कर रही होती है, और इसे बिहेवियर या न्यूरो इकनॉमिक्स कहा जाता है। इस हवाले से 70 की दहाई से तहकीक होती आ रही है हमजा के, मतलब ये क्यों सारी चीज़ें हो रही होती हैं। फैसले कैसे करने हैं मजबूती से, कैसे दिमाग को सिग्नल देना है कि हाँ या ना, ये हाँ या ना बहुत ज्यादा ख़वातीन ज़्यादा इसमें कर देती हैं। क्या करती हैं? हाँ में कर देती हैं। नहीं हाँ ही करती रहती हैं, वो ना नहीं करती हैं। अच्छा, वो ना वाला जो सिग्नल है वो कैसे हमें मिलेगा, इस पर हमने आज बात करनी है। हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद हैं, डॉक्टर हुमा से बात करेंगे, शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब आपके साथ भी वैसे ये मसला है कि हाँ ही चलता रहता है? नहीं, इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती हूँ। अच्छा, तो ये कैसे कंट्रोल नहीं हो रहा होता? असल में ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब से कोविड आया उसके बाद से तो ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन शॉपिंग में इतना सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है। अभी एक मैं रिसर्च देख रही थी कि 4 ट्रिलियन ग्लोबल मार्केट पहुंच चुकी है इस कोविड के टाइम में, और ये अभी बढ़ती जा रही है। सो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तो ये कि जिस तरह क्योंकि एक जो कंज्यूमर होता है उसके साइकोलॉजी से प्ले किया जा रहा होता है। जिस तरह एडवर्टीज़मेंट की जाती है उसकी उस चीज़ की, सेलिब्रिटीज़ के थ्रू एडवर्टीज़मेंट कराई जाती है, तो आप उन सेलिब्रिटीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं और आप उन जैसा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो फिर आप ये सोचते हैं कि जो उन्होंने पहना है उस तरह की चीज़ें आप लें। एक ये चीज़ होती है। फिर जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे होते हैं उनसे किसी तरह कनेक्ट करने के लिए आप वो चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं जो उन्होंने एडवर्टीज़मेंट में यूज़ की हैं या जिसको वो प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर एक होता है कि इनको इतना क्योंकि साइकोलॉजी से प्ले किया जा रहा होता है, इनको इतना इस प्रोसेस को इजी कर दिया गया है। आपको जब आप फिज़िकल शॉपिंग ले जाते हैं आपको गाड़ी निकालनी पड़ती है, आपको कन्वेंस का इंतज़ाम करना पड़ता है। आप मार्केट में जाते हैं वहाँ पे भी लंबी लाइन लगी होती है, टाइम लगता है, लंबी लाइन लगी होती है। फिर सिलेक्शन वगैरह, यहाँ पे तो सिलेक्शन इज़ वेरी ईजी। आप जाते हैं मिनट्स में हो जाता है। एग्जैक्टली। फिर आपने क्रेडिट कार्ड दिया होता है, वहाँ पे आपको ये भी एहसास नहीं होता क्योंकि वहाँ पे आपने अपनी पॉकेट से पेमेंट करनी होती है, तो कुछ थोड़ा बहुत एहसास होता है। यहाँ पे तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो रही होती है, तो उसमें भी एहसास नहीं हो रहा होता कि किस तो वो शॉपिंग का सिलसिला चलता रहता है। फिर क्योंकि कोविड के टाइम में रिक्रिएशनल चीज़ें बहुत कम हो गई थी। शॉपिंग आपको प्लेयर तो देती है, जब आप कुछ खरीदते हैं, नई चीज़ खरीदते हैं तो एक आपको डोपामिन रश देती है। उस प्लेयर को खुशी महसूस होती है, एक नई चीज़ ली, नया ड्रेस लिया, कोई और नई चीज़, नया मेकअप का सामान, बहुत खुशी मिल रही होती है। तो उस प्लेयर को सीख करने के लिए भी आप बार बार करते हैं। और बाकी कोविड के टाइम में रिक्रिएशनल चीज़ें इतनी कम हो गई थी, जैसे बाहर निकलना कम हो गया, लोगों से सोशलाइज करना कम हो गया। पहले जैसे शादियाँ हो रही होती थी, इवेंट्स हो रहे होते थे, वो बिल्कुल बंद हो गए। एजुकेशनल एक्टिविटीज़ बंद हो गई, बाहर तफरीह के मुकामात बंद हो गए। तो फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि हमने एक ही रास्ता निकाला कि यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर करें। फिर जो सेल्स लगती है ना, उसमें एक फीलिंग ऑफ मिस आउट होता है कि अगर मैंने आज ना लिया तो ये तो मिस हो जाएगा। और वो उसका इतना ज़्यादा एंशियस होते हैं आप उस चीज़ के बारे में कि आप उसको मिस नहीं करना चाह रहे हो, तो आपको चीज़ नहीं चाहिए होती। आपको आपके पास पहले ही ड्रेसेस बहुत हैं, लेकिन वो फीलिंग ऑफ मिस आउट की वजह से आप वो बाय कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन हाँ, इसका हल क्या हो सकता है कि कैसे हम कहें कि जी हम अपने दिमाग को सिग्नल दें ना, क्योंकि ये जो ना है ना बड़ी मुश्किल से बंदे को समझ आती है। कोई कहे आपका हस्बैंड वो साथ आपको कहे कि भैया बस कर दो, तो फिर बंदा कहता है कि अच्छा यार ठीक है, इसमें वरना नहीं। बाकी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को कंट्रोल करने की। उसमें एक तो ये है कि अपने क्रेडिट कार्ड्स ना आपने एंटर जो किए हुए वो निकालने वास्ते कैश ऑन डिलीवरी करें, ताकि आपको पता तो रहे कि कितना कैश जा रहा है। और दूसरा, जब आपको ज़रूरत नहीं है तो उन शॉप्स को अनफॉलो कर दीजिए कुछ टाइम के लिए, वरना आपके स्क्रीन पे
पे आप फ़ोन बाद में खोलते हैं, पहले वो सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, तो आपका ना चाहते हुए भी दिल करना शुरू कर देते कि इसको देख लिया जाए कि क्या चल रहा है, ऑर्डर करिए। और फिर आपने ना अपनी जो अपने घर की चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा, जैसे आपके कबर्ड है जिसमें ड्रेसेस पड़े हैं, उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है ताकि आपको पता चले कि आपके पास पहले कितनी चीज़ें हैं, क्योंकि जब डिसऑर्गेनाइज चीज़ें पड़ी होती हैं तो उसमें आपको लगता है आपके पास तो कुछ भी पहनने को नहीं है। तो अगर आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत कुछ है अभी, और फिर एक प्रॉपर प्लान करें कि आपको क्या चीज़ें चाहिए, लिस्ट डाउन कर लें कि ये चीज़ें चाहिए, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं लेनी, ठीक है। और फिर उसमें आपने रिक्रिएशनल इसके लिए रिक्रिएशन के लिए नहीं चीज़ें बाय करनी, उसके लिए डिफरेंट मीन्स ढूंढें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। कोविड ने हमें, ठीक है, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बंद हुई थी, लेकिन फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, मियाँ बीवी आपस में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कुछ अच्छा पका लीजिए, कुकिंग कर लीजिए, उससे भी आपको डोपामिन रश मिलता है। डॉक्टर साहब एक चीज़, अब हम बैठे हुए हैं क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल हमारे हाथ में है, करते करते एड्स आते रहेंगे। अब एक ऐड आ गया और उसने तो मुझे, क्योंकि उन्होंने तो इतना पैसा उसके ऊपर लगाया हुआ है कि उसने मुझे हिट करना ही करना है कि भाई मुझे आके खरीदो तुम। अब मैंने उस वक्त मेरी मतलब मैं कैसे अपने आप पे कंट्रोल रखूं कि नहीं ये चीज़ मेरी ज़रूरत की है, यानी उस वक्त वो लिस्ट मेरे सामने भी नहीं होगी, मैं ये भी नहीं सोचूंगा मेरी जेब में कितने पैसे हैं, तो कैसे उस वक्त खुद को रोकना, ये हमें थोड़ा सा बताएं कि लोगों को बड़ा मसला तो यही है कि जो चीज़ सामने आ गई है मुझे चाहिए। बैठे कहते हैं मैंने अपनी गाड़ी अब अपग्रेड करनी है, अब ये करना है, मैंने वो करना है, वो तो ये उसमें अगर किसी से डिस्कस कर लीजिए, थोड़ा सा डिले करना है, ये आपने सीखना है कि सांस लेना है, हाँ सांस ही ले ले बस, थोड़ा सा उस चीज़ को डिले करना है, और एक दफ़ा सोचना ज़रूर है कि क्या ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है और मेरे बाकी गोल्स क्या हैं। मैंने बच्चों की फ़ीस देनी है, मैंने ये काम करने हैं, मेरे और भी फाइनेंशियल गोल्स हैं, तो क्या चीज़ प्रायोरिटी है, ये चीज़ ज़रूर सोचनी है। और अगर आपके पास उस टाइम कोई है मौजूद, जिसके कोई आपका फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड या कोई फैमिली मेम्बर जिसे आप डिस्कस कर सकते हैं, तो वो एक बहुत एड ऑन आ जाता है, क्योंकि आप तो कन्विंस्ड हुए बैठे ना कि ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो थोड़ा सा आपको वो जो चीज़ है कि वो आपको इस पॉइंट पे लेके आएगी, कोई ज़रूरी नहीं है वो थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें बताए, देखो कितनी अच्छी चीज़ है, अगला बंदा भी कहे ये तो वाकई में बड़ी अच्छी है, ले लो जल्दी से, तो जल्दी से ले लो, ये भी बड़ा काम खराब हो सकता है। दो लोग एक ही पॉइंट पे आएंगे, फिर शायद अच्छी चीज़ ही हो, लेकिन नॉर्मली आपको कोई और कह दे तो उससे भी थोड़ा रुक जाते हैं। और अगर आपके पास, आपने रोज़ाना वो लिस्ट देखनी कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, इसके अलावा मैंने कोई चीज़ बाय नहीं करनी, और इस चीज़ पे और थोड़ा सा डिले करना है इसको। क्रेडिट कार्ड तो निकाल लें वहाँ से, क्योंकि जब आपके पास वो आएगी ना ऑन कैश कार्ड निकाल लें। डॉक्टर साहब आखिर में हमने आपसे ये भी पूछना है कि फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसी वजह से कि ओवर बाइंग करते रहते हैं, ओवर परचेजिंग करते रहते हैं, कुछ केसेस भी आते हैं। इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट स्ट्रेस ऑन पीपल के एक तो ये कि समटाइम ये भी देखा गया है कि अंदर जो एंग्जाइटी होती है और डिप्रेशन होता है उसको कोप अप करने के लिए भी लोग कंपल्सिव बाइंग करते हैं कि पता नहीं चला होता कि इस चीज़ को कैसे एड्रेस किया जाए, किसी बात नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा सा प्लेयर के लिए बाइंग करते रहते हैं और उससे एड ऑन स्ट्रेस हो जाता है। तो ऑलरेडी कहीं डिप्रेशन एंग्जाइटी एग्जिस्ट कर रहा होता है और इस कंपल्सिव बाइंग से और वो बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ जो एक और चीज़ है कि हमारा जो सेल्फ स्टीम लो होती है, बेसिकली हम अपने आप को सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर बनाने के लिए अपनी स्टीम को बेहतर करने के लिए भी बाइंग कर रहे होते हैं कि लोगों को दिखा सकें, लोगों को दिखा, एग्जैक्टली लोगों को दिखा सकें कि लोगों को नहीं दिखाना है, आपने अपने लिए अपनी जेब को देखते हुए अपनी जेब को जरूर देखते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पाकिस्तान का हिस्सा बनी। बड़ा अहम ये मसला ये ख़वातीन के साथ सिर्फ नहीं है, ये मर्दों के साथ भी बहुत ज़्यादा मसला है, लेकिन चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती हैं ना कि ख़वातीन की और चीज़ें, आप लोगों की और चीज़ें हैं, तो अपने दिमाग को ज़रा फोकस रखें इसके ऊपर कि इसकी आपको ज़रूरत है या नहीं है। अगर इकरा के में निकालें अपने वाकई में, अगर इकरा के पास एक चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास भी वो चीज़ होनी चाहिए, मुझे उसकी ज़रूरत है या नहीं है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन खुद से करें। क्रेडिट कार्ड निकालें, कैश ऑन डिलीवरी हो, आप घर पे नहीं है, घर पार्सल आया, घर वाले शोर डाल रहे हैं कि तुमने अगर मंगवाया था तो पैसे भी दे के जाने दे। ये वैसे मसाइल बड़े आम हो चुके हैं। खैर हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब हम बात करेंगे कि जी कोरोना के चुंगल से तो आवाम अभी निकली नहीं थी कि डेंगू का जो मरज़ है वो सर उठाने लगा है। ख़ास तौर पर अगर हम पंजाब की बात करें और खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पर डेंगू के केसेस में इजाफा मुसलसल देखा जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों की हम इकरा अगर बात कर लें तो इस दौरान पंजाब में 226 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है, जिसमें से 177 मरीजों का ताल्लुक सिर्फ लाहौर से। देखें आप लाहौर में क्या सूरत हाल है। पंजाब में अब तक डेंगू केसेस की मजमूई तादाद जो है वो 3750 हो चुकी है। पंजाब हुकूमत ने डेंगू के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद से निपटने के लिए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के एक्सपो सेंटर में 280 बिस्तरों पर मुश्तमिल डेंगू फील्ड अस्पताल भी खोल दिया है। अच्छा, जनरल अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, जिना अस्पताल, होमियो अस्पताल, उनके डॉक्टर्स को फील्ड अस्पताल में तैनात कर दिया गया। और इस्लामाबाद में भी डेंगू वायरस तेज़ी से अपने पंजे गाड़ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों की अगर हम बात करें और वफाकी दारुल हुकूमत की बात करें तो 78 शहरी डेंगू से मुतासर हुए हैं, जिनमें से दही इलाकों से 46 और शहरी इलाकों से 32 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, तिब्बी माहिरीन ने भी खबरदार किया कि डेंगू केसेस जिस तरह तेज़ी से बढ़ रहे हैं, खदशा है कि सूरत हाल 2019 जैसी ना हो जाए। तिब्बी माहिरीन का ये भी कहना है कि अस्पताल में ख़वातीन और बच्चे भी डेंगू में मुब्तला होकर दाखिल हो रहे हैं। ये सूरत हाल है, डेंगू बेकाबू होता जा रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। डायरेक्टर CDC महकमा इंतजाम शाहिद मकसी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मकसी साहब। पंजाब और खुसूसन अगर हम लाहौर की सूरत हाल देख लें तो डेंगू बेकाबू होता जा रहा है, इसकी क्या वजह है और डेंगू का सीज़न कब तक चलने का इम्कान है? ये पीक सीज़न हम इसको कंसीडर कर सकते हैं अक्टूबर का? नहीं जी, बिल्कुल ये पीक सीज़न है और ये महीना तकरीबन जो है वो रहेगा। ये अभी 10, 12, 15 दिन जो है तो इसमें है, लेकिन ये है कि हम इंशाल्लाह कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इट विल बी कंट्रोल्ड इंशाल्लाह। हम इसका साइकिल ब्रेक कर रहे हैं और जैसे कैंट और डिफेंस एरिया में हमने इसका काफ़ी हद तक साइकिल ब्रेक कर दिया है। इसी तरह अल्लामा इकबाल टाउन में नंबर ऑफ केसेस ज़रा ज़्यादा थे तो वो भी हमने स्वीप एक्टिविटी करके डबल ट्रिपल स्वीप एक्टिविटी की है, कैंट में भी, डिफेंस में भी। तो इसी तरह जो हमारे गुलबर्ग और जो एरियाज हैं तो उनको हम स्वीप कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दें ज़रा कि आप तो कोशिश तो कर रहे हैं कंट्रोल करने की, लेकिन ये कंट्रोल से बाहर हुआ क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी भी ये एक सीज़न है, ये एक सीजनल ट्रेंड है और इसमें होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये इसको 100% तो इसका वेक्टर तो मौजूद था, लेकिन यह है कि फिर भी हमने इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल भी किया हुआ है और मज़ीद भी कंट्रोल करेंगे। लेकिन मकसद साहब, क्या ये एक्सपेक्टेड था कि इतनी ही तादाद में केसेस सामने आ सकते हैं? कुछ ऐसा हमसे गलती नहीं हुई कि हम लोगों ने कोई एहतियाती तदाबीर थी वो नहीं पहले की तो इस वजह से केसेस सामने ज़्यादा आ रहे हैं? नहीं, हमने अपने तौर पे पूरा साल हम अलर्ट रहे हैं। हमारा पूरा डिपार्टमेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ मैडम मिनिस्टर, सेक्रेटरी साहब, कैबिनेट कमेटी, ऑल द डिप्टी कमिश्नर्स, ऑल द कमिश्नर्स इन पंजाब, स्पेशली लाहौर टीम, रावलपिंडी टीम, जो ये मेगा सिटीज़ हैं जहाँ हमें ज़रा ज़्यादा पहले भी 1-2 दफ़ा इधर से केसेस का जो है एपिडेमिक या सर्ज समझ ले बहुत ज़्यादा हुआ था, तो उन शहरों में ख़ास तौर पर हमने पहले से ही अलर्ट किया हुआ था और टीमें काम कर रही थी। ठीक है, टीमें काम कर रही थी, पहले से अलर्ट भी किया हुआ था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 2019 वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है। सर, कहीं पर तो कोई कोताही हुई है, कोई गलती हुई है, या फिर इसका जोर इतना ज़्यादा है कि ये हमारे हाथ में ही नहीं है, हम इसको तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते? दोनों में से एक चीज़ तो है ना सर? नहीं, जब ये मेट्रोलॉजी जी बहरहाल ये है कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी एक अलर्ट जारी किया है कि जो इस दफ़ा की मानसून बारिशें हैं, जो रेनी सीज़न है, तो वो भी फेवरेबल है फॉर दिस डेंगू वेक्टर। तो इसलिए उसको अभी मौसम ने भी उसका कुछ साथ दिया है और कुछ जो है वो इसका वेक्टर तो मौजूद था तो उसने मतलब ग्रो किया है, लेकिन हम इंशाल्लाह कंट्रोल अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब, ज़रा ये बताएं कि स्प्रे होते रहे हैं क्या? जो होने चाहिए थे, जो पहले किए जाते थे, वो आप लोगों ने बर वक्त कर लिए थे? जी 100%। जितने हमारे इस वक्त तक केसेस आए हैं और इवन जितने लार्वा डिटेक्ट हुए हैं वो उस सब का केस रिस्पांस हमने किया है, लार्वा का भी किया है, केसेस का भी किया है। नहीं, स्प्रे की मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर साहब, मैं स्प्रे की बात कर रहा हूं, जैसे कि टीम्स घरों में जाके स्प्रे कर रही हैं, जो पहले किए जाते हैं, जो पहले किया जाता है, ये तो आप रिएक्टिव अप्रोच है। पहले हम देखते थे कि पहले टीम्स जाती थी, स्प्रे भी हो जाता था, लेकिन इस दफा अगर हम अपने घरों की बात करें तो वहां पर भी नहीं हुआ, उन हमारी सोसाइटीज में या इलाकों में नहीं हुआ। ये केस रिस्पांस जो हमारे SOPs है उसमें केस रिस्पांस के तौर पे हमने स्प्रे भी करना होता है और जहां एडल्ट वेक्टर मौजूद हो तो उसके लिए फॉगिंग भी करनी होती है, तो वो सारे इकदाम हम कर रहे हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि ये हमारी रिएक्टिव अप्रोच होती है कि एक जगह पे केस आइडेंटिफाई हुआ तो उसके बाद वहां पर जाकर स्प्रे किया जाएगा और देखा जाएगा आइडेंटिफाई हो या ओके, ये प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं होती कि पहले से हम चेक करने की कोशिश करें, आप यही कह रहे हैं? नहीं, मैं पहले ये कह रहा हूँ कि पहले हमने सर्वेलेंस करनी होती है। जो हमारा इसका लार्वा होता है उसको मैकेनिकली रिमूव करना होता है, केमिकली रिमूव करना होता है, लेकिन केस रिस्पांस के तौर पे हम स्प्रे भी करते हैं और फॉगिंग भी करते हैं। अच्छा, लेकिन मकसद साहब ऐसा नहीं हो सकता था कि हम एहतियाती तदाबीर कर लेते, जिस तरह से पहले हम देखते थे 2019 में ये सिचुएशन थी कि घरों में जा के स्प्रे किया जा रहा था, चेक किया जा रहा था कि कहीं कहीं पानी तो नहीं खड़ा है साफ, इस तरह से काफ़ी चेक एंड बैलेंस रखा गया था, तो हमने सिचुएशन को कंट्रोल किया। यही तो मैं बता रहा हूँ कि ये तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी टीमों ने पूरा साल जो है पूरी सर्वेलेंस की है, घरों में गए हैं और 2019 और 20 क्या सब के मुकाबले में सबसे ज्यादा लार्वा डिटेक्ट भी किया और एलिमिनेट भी किया है इस साल 2021 में। ठीक है, अब जब से सूरत हाल है कि डेंगू की सूरत हाल में काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, हॉस्पिटल की क्या सूरत हाल है? बहुत ज़्यादा प्रेशर तो नहीं वहाँ पर है? नहीं, बिल्कुल हमारी टीमें सारी अलर्ट है। जो हमारे दोनों डिपार्टमेंट्स है, प्राइमरी सेकेंडरी और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, दे आर एट द वन हेल्थ प्रोग्राम। हम सब जो है मिलकर इसका मुकाबला कर रहे हैं और अर्बन एरियाज में जो टीचिंग हॉस्पिटल के बेड्स हैं वो एलोकेटेड है, प्राइमरी सेकेंडरी में THQ, DHQ और जहाँ जहाँ हमारे पास वो SOPs के मुताबिक जितनी कैपेसिटी है वो सारे हमारी चीज़ें अलर्ट है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सारे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और उनका मौक़िफ़ है कि हम इसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन जो पहला सवाल उठ रहा है वो ये हो रहा है कि ये कंट्रोल से बाहर आखिर हुआ क्यों और क्या हमने वाकई कोताहियाँ की? हमने कुछ देखा है कि ओहदों से लोगों को दस्तबरदार होना पड़ा और कुछ को मअतल भी किया गया, तो यानी कि कहीं पर तो कोताही मौजूद है कि जिसकी वजह से ये एक्शंस भी लिए जा रहे हैं। भी हम देख रहे हैं और कि इस बात को मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरह से पहले हम देखते थे कि सर्वेलेंस होती थी, जिस तरह से पहले हम देखते थे कि गली मोहल्लों के अंदर आकर भी स्प्रे किए जाते थे, उस तरह से नहीं। बिल्कुल ऐसी है, टीम्स घरों में आती थी, स्प्रे करके जाती थी और अभी डेंगू आने से पहले, सीजन इसका भी शुरू हो रहा है, उससे पहले ये काम हो जाते थे। लेकिन इस बार हमने अगर पर्सनल हम अगर देखें अपने घरों में, हमारे घरों में हमने ऐसा नहीं देखा। मेरे भी बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है और मेजॉरिटी लोगों से जब हम बात कर रहे हैं तो वो यही गिला करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो बाकी दावे जितने मर्जी कर लिए जाएं, लेकिन हम भी क्योंकि रिहायशी हैं इस सोसाइटी के, तो उसके अंदर हम लोगों ने जो चीज़ देखी है वो हम अपना एक्सपीरियंस खैर शेयर कर रहे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। हम यही कर सकते हैं कि इनफरादी तौर पर अपने घरों का लाजमी तौर पर ख्याल रखें और एहतियात करें। हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हो चुकी है और बर्फबारी से कई बालाई इलाकों के जो ज़मीनी राब्ते हैं वो भी मुनक़ता होने से सयाहों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो पहली बर्फबारी है इसके बाद की सूरत हाल के बारे में जान लेते हैं। हमारे साथ महराज आलम मौजूद। महराज बताइएगा। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सरमा की पहली जो बर्फ़बारी थी वो हुई है। मैं इस वक्त गिलगित शहर के अंदर मौजूद हूँ। गिलगित के जो पहाड़ी चोटियाँ हैं हमारे इर्द गिर्द आप आकब में देख सकते हैं, सफ़ेद चादर जो है उड़ ली है बर्फ़ की। गिलगित बल्तिस्तान के कई ऐसे बालाई इलाके हैं वहाँ शदीद बर्फ़बारी की वजह से इनका जो ज़मीनी राबिता है वो बंद हुआ है। वहाँ के जो मुकीम थे सख्त सर्दी की वजह से इनको शदीद मुश्किलात का सामना है। हुंज़ा की बात करूँ तो हुंज़ा की जो वैली है शमशाल और चपूरसन बता रहे हैं वहाँ भी शदीद बर्फ़बारी की वजह से इनका जो ज़मीनी राबिता है गिलगित वो इस वक्त बंद है। अस्तौर सिकरदू जाने वाला जो खूबसूरत सियाहती मुकाम दियोसई है उसका रोड भी बर्फ़बारी की वजह से बंद पड़ा है। नारायण कागान और बाबूसर रोड जहाँ से सयाह पाकिस्तान के दीगर शहरों से गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं और गिलगित से पाकिस्तान के दीगर शहरों को जाते हैं, वो भी इस वक्त बर्फ़बारी की वजह से इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ सयाहों की गाड़ियाँ जिनमें सयाहों के साथ छोटे बच्चे, मुसाफिर, ख़वातीन भी शामिल थे, बर्फ़बारी की वजह से वहाँ फंसे थे। रात भर चिलास की जो ज़िले इंतज़ामिया है इन्होंने हेवी गाड़ियों के ज़रिए रात भर रेस्क्यू करके इन्होंने महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया है। ताहम वो इस वक्त बाबूसर रोड में बर्फ़ के अंदर फंसी हुई है। सयाह अपनी गाड़ियों के लिए परेशान दिखा रहे हैं। जी शुक्रिया आपका। आप हमें आगाह कर रहे थे कि लोगों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा और लोग एक्सपेक्ट शायद नहीं कर रहे थे और सयाह वहाँ पर गए और वो
फिर उनको फंस गए थे और मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा था। खैर अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ रियल स्टेट के और दूसरे शोबों के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो रियल स्टेट और दूसरे शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन आम लोग अभी भी स्टॉक एक्सचेंज में हमजा बहुत ज़्यादा ये रुझान देखा कि सरमायाकारी से हिचकिचाते हैं, बहुत ज़्यादा हेजिटेंसी उनके अंदर होती है स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, कि वो समझते हैं या तो उनको करनी नहीं आती क्योंकि इसीलिए ये, और जो कर बैठते हैं उनके पास टेक्निक्स नहीं होती हैं तो फिर वो लॉस कर बैठते हैं, तो फिर इसीलिए सबको भी मना करते हैं कि नहीं भाई। जिसकी बड़ी वजह स्टॉक ट्रेडर्स पर एतमाद में कमी भी है और स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी के तरीकाकार का तो इल्म ना होना सबसे बड़ा मसला है। हमें पता ही नहीं है कि जी कि अच्छा क्या स्टॉक एक्सचेंज किस तरह से काम कर रही होती है, लेकिन मौशी माहिरीन ये कहते हैं कि कोई बड़ा मसला नहीं है, थोड़े से सब्र व तहम्मुल से, मार्केट रिसर्च से और हौसले के साथ काम लेते हुए इनफरादी सरमायाकार भी स्टॉक मार्केट से मुनाफा कमा सकते हैं। ना सब्र है हमारे अंदर, ना हौसला है हमारे अंदर, और रिसर्च करने की तो हमें आदत ही नहीं है, तो ये काम हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जो माहिरीन है उनके मुताबिक अगर अवाम एक ही कारोबार में शेयर होल्डर हों तो वो कह रहे हैं कि वो कॉरपोरेट ग्रोथ में बाहमी फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर टेस्ला और एप्पल के हंसे सियाफ्तगान जो है जश्न मनाते हैं जब ज़्यादा फ़रोख्त और ज़्यादा कीमतों की वजह से स्टॉक की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं, तो ये चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ी सी देखने वाली होती हैं और थोड़ी कंफ्यूज करती हैं लोगों को। लेकिन शेयर्स ऊपर नीचे कैसे होते हैं, क्या मतलब कि तरीकाकार होता है, ये समझ नहीं आ रही होती है, इसीलिए लोग उधर नहीं जा रहे होते, और जिसका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता वो तकरीबन जितने लोगों को जानता है उनको बताता है कि भाई ये काम फ्रॉड है, इधर नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर तो पैसे डूब जाते हैं, और बाकी सारे कुछ सोचे समझे बगैर उनके लिए वो बंदा जो है मुस्तनद तरीन है दुनिया में और स्टॉक एक्सचेंज का रुख नहीं कर रहे होते हैं। हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे। अहमद चनॉय साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अहमद अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत मुश्किल काम है स्टॉक एक्सचेंज का रुख करना, फिर समझना कि ये किस तरह से काम कर रही होती है, लोग इतना दूर क्यों भागते हैं, इस तरफ दिमाग लगाने के लिए आते ही क्यों नहीं है? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए स्टॉक मार्केट जो है जैसा आपने बिल्कुल सही कहा एक सबर आजमा खेल है, और इसको मैं खेल इसलिए कहता हूँ कि आप इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होकर अगर रेवेन्यू जनरेशन के उस पैराए में हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। देखिए दो चीज़ें इसमें अहम हैं, एक तो शॉर्ट टर्म गेम्स जो हैं उसको हम अवॉइड करने की बात करें, ये लॉन्ग टर्म गेम जो है वो हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म गेम इसी सूरत में हो सकती है कि आपकी अच्छी मार्केट रिसर्च स्टडी हो, आप जो है वो चीज़ों को समझते हो और इस पे आपको गाइडेंस जो है वो जल्दी मिल सकती हो। मैं आपको दो चीज़ें बेसिक बताऊं, स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी जो है वो पाकिस्तान में हमेशा मुनाफा बख्श रही है। इसका वाज़ेह सबूत ये है कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंज की अर्निंग्स को देखें तो दो अर्निंग्स स्टॉक एक्सचेंज में है, एक तो डिविडेंड यील्ड है जो 7 से 8% आपको हर सूरत में हर साल मिलती है, एवरेज डिविडेंड यील्ड स्टॉक एक्सचेंज के स्क्रिप्ट्स के अंदर, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास तकरीबन 17 से 18% ऑन एन एवरेज ईयरली कैपिटल यील्ड जाती है, यानी अगर शेयर 5 रुपए का होता है तो वो 17-18% ऑन एन एवरेज एक साल में बढ़ जाता है। तो 27% या 28% की एवरेज यील्ड अगर किसी मार्केट में हो तो मैं समझता हूँ ये बुरा कारोबार नहीं है। हाँ, बुरा कारोबार जब है जब आप ये सोचें कि मैंने आज लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और कल सुबह ये 1.5 लाख हो जाएगा और वो 75,000 हो जाता है, तो आप अपनी सारी सरमायाकारी जो है वो छोड़ के चले भाग जाते हैं वहां से। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर दो चीजें हैं यहाँ पर, लोग जो इनकरेज करते हैं वो करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग पे, जो मैं समझता हूँ कि नए आने वालों के लिए किसी तरह भी एडवाइजेबल नहीं है। नए आने वाले अपना जितना सरमाया लेकर आए उतने का ही इन्वेस्टमेंट करें, और उसी में मैं समझता हूँ कि अगर सोच समझकर अच्छे स्क्रिप्ट्स में बगैर सुने सुनाए कि जी अच्छा फला शेयर ले लो फला शेयर ले लो, वो ना करें। लोगों से सही गाइडेंस लें, सही तरीके से जो है। लेकिन अहमद साहब कि आम आदमी इसको सीख के कर सकता है, और अगर करता है या सीखता है तो उसको कितना वक्त लग जाता है और इसमें फायदा कितना होता है? फिर देखिए मैंने आपको बता दिया ईयरली एवरेज यील्ड और गेन जो है वो दोनों आपके सामने बता दिए कि 27 से 28% जो है वो ऑन एन एवरेज गेन आ सकता है एक साल के आखिर में। लेकिन दूसरा जब आपका ये सवाल है कि आम आदमी कितनी जल्दी इसको सीख लेता है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आम आदमी जब आता है तो उसको अच्छे ट्रैक होल्डर के पास जाए, उससे समझे, उससे सीखे और उसके बाद फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करने की बात करें।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से भी अभी एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं कि जहां हम कॉलेजेस में जो नए अपकमिंग यंगस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि अपनी छोटी सी महदूद सरमायाकारी, चाहे वो 5,000 हो 10,000 हो, उससे इन्वेस्ट करें, तो उनको आके ट्रेन करें, उनको बताएं कि जी ये कैसे इन्वेस्टमेंट होता है और कैसे इसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप किया जाए। ये सारी चीजें जो है वो जब तक आप बिल्कुल सोच समझकर पढ़ लिख कर उसके आगे नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो मेरा ख्याल है कि जो शुरू में आप सूरत हाल बता रहे थे फिर आपको खुदा न खास्ता उसी सूरत हाल के सामने। ठीक है अहमद चुनाई साहब, एक अहम चीज़ ये है कि हमारा तो मसला ये है कि बिजनेस स्टूडेंट्स को भी हम नहीं कहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा सीखना ही शुरू कर दें, वो ग्रेजुएट हो जाते हैं लेकिन उनको भी नहीं पता होता कि अच्छा स्टॉक एक्सचेंज में किस तरीके से ट्रेडिंग हो रही होती है। ये ज़रा हमें बता दीजिएगा। दूसरी तरफ हमने क्रिप्टो करेंसीज को देखा है, बड़ी आसान है, आप मोबाइल के ऊपर सब कुछ कर लेते हैं। तो नौजवान जिनका आप छोटे इन्वेस्टर की बात करें 5,000 10,000 वाले या 50,000 तक वाले, वो उस तरफ जा रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज की तरफ नहीं आ रहे हैं। हम किस तरीके से उनको स्टॉक एक्सचेंज की तरफ लेके आ सकते हैं कि उनके लिए इतनी आसानी हो जाए जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी उनके मोबाइल के अंदर चल रही है? देखिए, क्रिप्टो करेंसी जो है वो टोटल, जिसको हम सट्टा कहते हैं या जिसको टोटल फ्यूचर कहते हैं, वो काम है और उसमें आप रातों रात शायद अमीर भी बन सकते हैं और रातों रात जो है वो आप फकीर भी बन सकते हैं। उसमें भी फ्यूचर अलग है, स्पॉट अलग है सर, उसमें भी यही फर्क बुनियादी तौर पर है। फ्यूचर उसमें भी अलग ऑप्शन है। मुझे अच्छी तरह इल्म है, लेकिन फ्यूचर और स्पॉट दोनों में जो है वो चीजें हवा में हैं, चीजें कोई ठोस उसमें नहीं होती। ठीक है। जब स्टॉक एक्सचेंज में ये फर्क है कि आपकी जो भी सरमायाकारी होती है वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में होती है, वो कंपनी एग्जिस्ट करती है, वो कंपनी को उसमें मौजूद है, उसका रोजाना का कारोबार होता है, उसका रेवेन्यू जनरेशन होता है और वो रेवेन्यू जनरेशन जो है साल के आखिर में डिविडेंड या नफे की सूरत में जो है वो बढ़ता है। तो ये बड़ा वाज़ेह फर्क है क्रिप्टो करेंसी में कि जहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है और यहाँ पर जहाँ वो इंडस्ट्री मौजूद है। तो जब आप ये कहते हैं कि जी क्यों लोग उधर जाएं और क्यों यहाँ ना आए, मैं ये कहता हूँ कि जी लोगों को ये समझना चाहिए कि आप हवा में कारोबार नहीं कर रहे, आप किसी एंटाइटी में कारोबार कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आप सबसे पाकिस्तान से कर रहे थे और वो बुनियादी फ़र्क बता रहे थे क्रिप्टो का और स्टॉक एक्सचेंज का। लेकिन ये आसानी होनी चाहिए, इस तरह से कि लोग आसानी से समझ सकें और ये हम सोचते हैं कि पता नहीं कितने महंगे शेयर्स हम खरीद सकते हैं, आप 5,000 से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमजा, अगर हम अपनी नौजवान नस्ल को देखें तो इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिप्टो में जा रही है, स्टॉक एक्सचेंज में इतना है ही नहीं ना, उनका माइंड इस तरफ नहीं है क्योंकि हमने सीखा ही नहीं, ना सिखाने की कोशिश की है। बिल्कुल ऐसे ही है, थोड़ा सा सर्च करें आपको इसमें ही पता लग जाएगा, बड़ा पोटेंशियल है इधर भी ज़रा नौजवान आए। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। मामला है ये है कि आटा कहाँ महंगा है, कहाँ सस्ता है, कहाँ है और कहाँ नहीं है। वफाक और सिंध में ये जंग जारी है और एक दूसरे पर इल्ज़ामात की भरमार भी की जा रही है। बिल्कुल, ये मामला हमजा उस वक्त शुरू हुआ जब वफाकी वज़रा ने सिंध हुकूमत पर तनकीदी गोलाबारी करते हुए कहा कि सिंध में गंदम की कीमत पूरे मुल्क से ज़्यादा है और सिंध हुकूमत ने 12 लाख टन गंदम जो है वो रोक रखी है, रिलीज़ नहीं कर रहे। और इस पर रद्द-ए-अमल में वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा कि 70% गंदम पैदा करने वाला पंजाब गंदम रिलीज़ कर रहा है, तो वहाँ आटा क्यों नहीं मिल रहा है? ये बेइंतज़ामी से ज़्यादा ATMs की करप्शन है। सईद गनी साहब ने क्या कहा, आपको पहले तो वो सुनाते हैं। ने मुझसे बाहर भेजी है गंदम का बहरान पैदा किया, उसके बाद जो है बाहर से घटिया गंदम जो है वो बाहर से इंपोर्ट करवाई, महंगे पे ज़्यादा महंगी गंदम इंपोर्ट करवाई, उसके बाद वो गंदम जो है मार्केट में यहाँ छोड़ी है। जी, तो ये सईद गनी साहब ने कहा। इसके बाद वज़ीर सिंध ने भी पंजाब में आटा महंगा और सिंध में सस्ता होने का दावा किया था, जिस पर अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख मैदान में आए और आटे की कीमतें मालूम करने के लिए मुख्तलिफ दुकानों का उन्होंने दौरा किया। अच्छा, उन्होंने पंजाब में आटे के रेट और कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में आटे की कीमतों की वीडियोस जारी कर दी और हलीम आदिल शेख साहब ने क्या कहा है आपको वो भी दिखा देते हैं। सिंध में आटा और पंजाब में आटा सस्ता, सिंध में 74 रुपए किलो, पंजाब में 58 रुपए किलो। वो अगली सीटों वाले जो मोटे मोटे चूहे हैं वो सारी 14 अरब की गंदम खा चुके थे। बाबा 18वीं तरमीम 1 करोड़ 80 लाख रुपए सालाना ले लेते हैं, माशाल्लाह 18वीं तरमीम उसके लिए चल रही है। हलीमा आदिल शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। वफाक और सिंध सरकार को यहाँ पर समझना ये होगा कि आवाम को उनकी लड़ाइयों से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें
सिर्फ लेना देना है और उनकी दिलचस्पी अगर है तो उनके मसाइल के हल में जी ये कि मामला है। मसले का हल हो जाए। अब बात करेंगे इसी सारे मामले के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौशी साहब हमारे साथ मौजूद है। फिरदौशी नकीर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग से। सर, आप लोगों को मामला नज़र क्या आ रहा है और सिंध हुकूमत की जिस तरह से आप लोगों का मौक़िफ़ है, ये मतलब कि नीयत पे शक क्यों है कि वो क्यों ऐसा कर रही है? देखिए, पहले आपका भी एक कमेंट आया था आपके साथ जो एंकर है कि अवाम को इससे सरोकार नहीं है। हुकूमतें जो हैं वो अवाम की खिदमत के लिए होती है। ये जो दीगा मुश्ती आपको नजर आ रही है, कोई मुर्गों की लड़ाई नहीं। ये असल में मसला शुरू इसीलिए हुआ है कि सिंध में गंदम महंगी बिक रही है, जबकि सिंध में गंदम महंगी नहीं बिकनी चाहिए। गंदम का जखीरा गवर्नमेंट क्यों खरीदती है, सपोर्ट प्राइस क्यों रखी हुई है, ये समझ ले। ये इसलिए रखी हुई है कि जखीरा अगर जब रिलीज ना कर रहे हो तो हुकूमत रिलीज करती रहे गंदम और उन पे प्रेशर रहे। इसलिए कि जखीरा अंदोजी में अगर किसी को नजर आ रहा है कि गंदम की कीमत आगे बढ़ने जा रही है, वो जखीरा अंदोजी करेगा, ठीक है, वो रिस्क लेगा। आप अपना सेफ्टी स्टॉक बनाते हैं। पाकिस्तान में इस साल 27 मिलियन टन गंदम पैदा हुई है। हमारी कंजम्पशन जो थी वो थी 25 से 26 मिलियन, और उसके बावजूद हमने 4 मिलियन टन गंदम और मंगाई बाहर से कि मुल्क के 31 मिलियन टन हो, जबकि आपके पास जो है वो कंजम्पशन जो है वो 26 है। यानी गंदम अगले साल तक जाती है कि एक मैसेज देना था जखीरा अंदोजों को कि तुम अगर करोगे तो गंदम सरकार के पास है, और ये सरकार स्टॉक जो है वो सूबाई हुकूमतों के पास भी है और कुछ जो है वफाक के पास है, और इसके जरिए उम्मीद ये थी कि गंदम की कीमत कंट्रोल में की जाएगी। अगर हुकूमत सिंध बर वक्त गंदम डालती रहे तो ये 24 रुपए का फर्क नहीं आता जो दो सूबों के दरमियान आ गया। अब ये नहीं है कि गंदम की कमी है, बात यह है पंजाब हुकूमत अपना स्टॉक सिंध के लिए क्यों रिलीज करे, या केपी की हुकूमत और बलोचिस्तान की क्यों, उन सबको अपने अपने जुरिस्डिक्शन में अपनी कीमतें मेंटेन रखनी है। अगर आपने गंदम खरीदी है 1600 रुपए पे, 1800 रुपए फी मन के ऊपर, तो आप उसके लिहाज से रिलीज कीजिए। इससे कि ये सपोर्ट वो होती है जो सबसे अच्छी प्राइस है। मार्केट इससे कम प्राइस के ऊपर लोगों ने रखी हुई होती है, वरना तो कोई हुकूमत को बेचे ही नहीं ना गंदम, अगर हुकूमत अच्छी कीमत ना दे रही हो। यानी हुकूमत ने अच्छी कीमत पे दी है, वो बेस्ट प्राइस है, इसलिए हर शख्स जो है, हर फार्मर चाहता है कि हुकूमत उससे गंदम खरीद ले, इससे कि उसको पैसे के हाथ में। सिंध हुकूमत ने एक और काम किया। सिंध हुकूमत ने पहले जब पंजाब में कीमत 1600 हुई, उन्होंने 2000 अनाउंस की और उसके बाद वो कम करके 1800 की, और पंजाब को भी 1800 करनी पड़ी। ठीक है, सपोर्ट प्राइस। सिंध के सूबाई वजीर इस्माइल राहू जो है वो कहते हैं, उनके मुताबिक विफाक की नजरें जो है वो सिंध की गंदम पर हैं। वो कहते हैं कि ये चाहते हैं कि हम इनसे बाहर से मंगवाई गई जो महंगी गंदम है वो खरीदें। इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, बात सारी ये है कि वफाक ने जो गंदम मंगाई है, अगर आपके पास इतना स्टॉक आप मैनेज कर रहे हैं कि सिंध के अंदर गंदम की जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं खरीद, और अगर ये इशू है कि जी महंगी गंदम खरीदने का वेट है, तो आप उसको लेके आए कि लेटर लाइए कि वफाक कितनी कीमत पे आपको दे रहा है जो आप इनकार कर रहे हैं। इससे कि आप चाह ये रहे कि सब्सिडी मिले ना आपको। बात ये हुकूमत का खजाना तो एक है, जो रूल्स तय हुए हैं या आप अपना स्टॉक खुद बना के रखते। इससे कि फूड जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, फेडरल सब्जेक्ट नहीं। बिल्कुल, आप अपना इंतजाम खुद करके रख लीजिए ना, नहीं लीजिएगा वफाक से, जो सूबा लेगा वो लेगा, आप जो है अपनी गंदम मंगा लीजिए, खुद उगा लीजिए या ज्यादा प्रोक्योर करके इसमें। लेकिन अब आपको ये नहीं मुमकिन कि आप जो है जानबूझ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या वफाक की हुकूमत को बदनाम करने के लिए सिंध में शॉर्टेज भी क्रिएट करें, सिंध में कीमत भी और अपने गोदामों में रखे। और इनके गोदामों की कहानियां तो इतनी आ चुकी है कि वो हरीराम साहब ने भी खुद जो है नैब को इंक्वायरी दी हुई है कि गंदम हो गई, गंदम चोरी हो गई, गंदम चूहे खा गए, गंदम रखने के लिए कोई गोदाम नहीं है इनके पास। इनके पास वो गोदाम भी रखे हुए थे जिनमें इनके पास गंदम नहीं थी, उसका किराया दे रहे थे 50-50 लाख रुपए में। तो गंदम के सिलसिले में जो हुकूमत की कारकर्दगी है वो इस साल नहीं, माजी में भी देख लीजिए। ये स्कैंडल हर साल है, गंदम का क्यों आता है?
क्यों नहीं सिंध हुकूमत स्कैंडल्स को कंट्रोल कर पाती है अपने। ठीक है फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान बात कर रहे थे और जो गंदम का इशू है उसके ऊपर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो जाना है उनसे, और वो यही कह रहे हैं कि कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पर शॉर्टेज कर दी जाए सिंध हुकूमत की जानिब से, और फिर अवाम में ये तासुर दिया जाए कि जी कि शॉर्टेज वफाकी हुकूमत की वजह से हुई है और सारा जो नुकसान हो रहा है आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और ये जो शॉर्टेज है इसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वफाकी। हालांकि उन्होंने कहा ये जो गंदम के मामलात हैं ये फेडरल मामला नहीं है, ये प्रोविंशियल मामला होता है। हर सूबा जो है वो अपनी ही जनरेट करता है और अपनी ही मतलब उसको जो आवाम को ज़रूरत होती है उसके मुताबिक उनको देता है। खैर अब हम आगे बढ़ेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने कहा है कि डॉलर ज़ख़ीरा करने वालों के ख़िलाफ़ FIA घेरा जो है वो तंग करेगी और 5 कंपनीज जो हैं उनका ऑडिट करने का उन्होंने फ़ैसला किया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो शराज से हम जानते हैं कि अभी तक क्या कार्रवाई की और सूरत हाल है क्या। जी शराज, आगाह कीजिएगा, डॉलर ज़ख़ीरा करने वालों के ख़िलाफ़ अब तक कोई कार्रवाई की गई है और अगला लाएमल क्या तरतीब दिया गया? जी बिल्कुल, हम जैसा कि देख रहे हैं कि स्टेट बैंक की जानिब से भी डॉलर की कदर कंट्रोल करने के हवाले से इक़दामात का जो सिलसिला है वो देखा जा रहा है और कुछ सख्त शराइत जो हैं वो नाफिज कर दी गई हैं, जिसमें बताया गया है कि 1000 से ज़ायद डॉलर ख़रीदने वाले को अपनी बायोमेट्रिक की जो तस्दीक है वो करानी पड़ेगी, और साथ ही साथ FIA की जानिब से भी अब जो है वो इक़दामात का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और मुख्तलिफ जो है छापे भी मारे जा रहे हैं जो लोग डॉलर ज़ख़ीरा करने के हवाले से जो इक़दामात कर रहे हैं। इस हवाले से हमने देखा कि फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन की जो कुछ रहनुमा हैं उनको भी इस हवाले से तहकीकात में शामिल किया गया, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया, जिसके बाद उनसे पूछगछ की गई। डॉलर कहाँ ख़रीदा जा रहा है, कहाँ बेचा जा रहा है, इस हवाले से मुकम्मल दस्तावेज़ात जो हैं वो जमा करने के हवाले से तमाम तर फॉरेक्स डीलर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। 1000 डॉलर से ज़्यादा ख़रीदने पर तमाम तर दस्तावेज़ात कस्टमर को जो है वो जमा करानी पड़ेगी, बायोमेट्रिक तस्दीक करानी पड़ेगी, ये डॉलर कहाँ जा रहा है, कहाँ लेके जाया जा रहा है, इस हवाले से भी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो कस्टमर्स को अब फराहम करनी पड़ेंगी। और इसके बाद से हमने देखा कि जैसे ही हुकूमत की जानिब से ये कुछ सख्त इक़दामात किए गए हैं, डॉलर की खरीदो फरोख्त में काफ़ी ज़्यादा गिरावट जो है वो देखी गई है, और इसी वजह से गुज़िश्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं कि अब डॉलर की कदर में जो मुसलसल इजाफा देखा जा रहा था वो अब रुक चुका है और डॉलर तकरीबन 5 रोज़ से जो है 170 और 171 के दरमियान जो है वो ट्रेड होता हुआ देखा जा रहा है। आज भी डॉलर जो है इंटरबैंक मार्केट में इस वक्त 170 रुपये 80 पैसे की सतह पर ट्रेड होता हुआ देखा जा रहा है, जबकि ओपन मार्केट में 2 रोज से डॉलर जो है 171 रुपये पर मुस्तहकम है। ताहम FIA की जानिब से भी कराची के मुख्तलिफ फॉरेक्स एक्सचेंज पर जो है वो छापे भी मारे गए हैं, तफसीलात भी तलब की गई हैं, कुछ लोगों को तलब भी किया गया है और उनसे इंफॉर्मेशन भी ली जा रही है। सख्त कवानीन जो हैं वो अब नाफिज कर दिए गए हैं और 1000 डॉलर खरीदने वालों को अब तमाम तर तफसीलात देनी पड़ेंगी कि ये डॉलर क्यों खरीद रहा है, कहाँ लेके जाने, किस हवाले से जो है इन डॉलर की जो तलब है वो रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए अब जो है FIA मुतारिक हो चुकी है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई दिनों से अब डॉलर की कदर में जो रोज़ाना की बुनियाद पर 1 से 1.5 रुपये का इजाफा हो रहा था वो थम चुका है और डॉलर कई रोज़ से 170 और 71 के दरमियान ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जी ठीक है शराज, बहुत शुक्रिया आपका कर रहे थे पूरी सूरत हाल से, और ये एक बड़ा मसला बना हुआ है, डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है, दूसरी तरफ जिन्होंने ज़ख़ीरा कर रखा है उस हवाले से भी शेख रशीद साहब का जो मौक़िफ़ सामने आया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और कार्रवाई जो उन्होंने वो स्टार्ट कर भी दी है इसके ऊपर। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा लंदन चलते हैं। लाहौर और लंदन में कोई ख़ास फ़र्क अब रह नहीं गया। बिल्कुल ऐसी है हमजा, क्योंकि अगर हम बात करें ना लंदन की सड़कों पर दौड़ती जिस तरह से हमने देखा वो डबल डेकर जो बसेस थी उनको देखकर गुमा यही हो रहा था कि लाहौर में शायद चल रही हैं, कोई पता ही नहीं लग रहा था कि लंदन में चल रही हैं लाहौर में चल रही हैं। खैर पाकिस्तान की सकाफत को उजागर करने के लिए लंदन में खुसूसी तशहीरी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके लिए डबल डेकर बसेस को पाकिस्तानी सकाफती रंगों से रंग दिया गया, जो कि आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हाँ जी, लंदन की सड़कों पर दौड़ती बसों पर लाहौर शहर के रंगों को उजागर किया गया और लिखा गया है कि लाहौर पाकिस्तान का दिल है। इस उछूते आइडिया के पीछे ब्रिटिश पाकिस्तानी ताजिर ज़ीशान शाह का हाथ है। बिल्कुल, और उनका कहना है कि इस तशहीरी मुहिम से पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है उसको उजागर करने में मदद मिलेगी और वो बरतानिया के लोगों को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले और बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज। अच्छा, वो ये कहते हैं कि मगरबी दुनिया को समझना होगा कि पाकिस्तान सयाहत और सरमायाकारी के लिए सेफेस्ट मुल्क है, बेहतरीन मुल्क है और आप लोगों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ब्रिटिश पाकिस्तानी ताजिर जिनका ये आइडिया है ज़ीशान शाह साहब, वो हमारे साथ मौजूद है, उनको गुफ्तगू करते हैं। ज़ीशान शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले तो ये बताएं कि इस कैंपेन का ख्याल कैसे आया, इसका बुनियादी मकसद भी हमें बता दीजिएगा, और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को उजागर करने में आप क्या समझते हैं, कितनी मदद मिल रही है?
ये जो हमने कैंपेन चलाया है लाहौर द हार्ट ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल लंदन के 150 बसेस पे, ये दुनिया को एक सॉफ्ट इमेज दिखाने के लिए पाकिस्तान का, और दुनिया को दिखाने के लिए कि लाहौर एक इन्वेस्टमेंट का हब है, नॉट ओनली पाकिस्तान का बट पूरे रीजन का। इस कैंपेन के लिए हमने लंदन का शहर इसलिए चूज किया बिकॉज लंदन इज द ग्लोबल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये सेंट्रल लंदन में जो बसेस चलेंगी ये बकिंगम पैलेस के सामने भी गुजरेंगी जो क्वीन की रेजिडेंस है। ये लंदन के मशहूर तरीन मेन सारे इलाकों में से गुजरेगी। दैट विल बी सीन बाय ओवर 10 मिलियन पीपल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अच्छा ज़ीशान, हमें थोड़ा डिज़ाइनिंग के हवाले से बताइएगा, आपने बसेस की डिज़ाइनिंग में कौन कौन से पहलू हैं जिनको दिखाने की कोशिश की है? अगर आप हमारी कैंपेन देखते हैं बस के ऊपर तो हमने लाहौर की हर चीज कवर किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्ट्री जो बादशाही मस्जिद दिखाई है, गोइंग टुवर्ड्स द मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सिटी एंड मॉडर्न डेवलपमेंट। लाहौर के अंदर पिछले 10 साल में $10 बिलियन से ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है फ्रॉम द गवर्नमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आज लाहौर पाकिस्तान का सबसे वेल डेवलप्ड सिटी है एंड एट द सेम टाइम इट हैज द रिचेस्ट कल्चर आउट ऑफ एनी सिटी इन पाकिस्तान। और हमने जो कैंपेन की है, जो पिक्चर्स चूज की हैं, जो बस पे लगाई है, वो ये दिखाने के लिए की है कि लाहौर हिस्ट्री भी है पाकिस्तान की और लाहौर फ्यूचर भी है। साहब, पाकिस्तानी बड़ी तादाद में मुकीम हैं, तो जब वो इन बसों को देख रहे हैं, आपसे बातचीत होती है, तो उनके तासुरात क्या होते हैं? अभी ओवरसीज पाकिस्तानीज भरपूर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लाहौर के अंदर, एंड आई थिंक टू बी ऑनेस्ट सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो आज ओवरसीज पाकिस्तानीज कर रहे हैं वो लाहौर के अंदर कर रहे हैं, बिकॉज वो रिकग्नाइज करते हैं कि ये इस शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इस शहर का डेवलपमेंट है, वो ऑन पार है विद सिमिलर मॉडर्न सिटीज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड जहां वो रहते हैं। और इन बसेस को, आइकॉनिक लंदन के बसेस को देख के सेंट्रल लंदन के मशहूर तरीन जगहों में उनका दिल खुश होता होगा कि पाकिस्तान का नाम और लाहौर का नाम सेंट्रल लंदन में गूंज रहा है। जैसे सरमायाकारी की आप भी बात कर रहे हैं, जब आप लोगों से कहते हैं हमें सरमायाकारी के लिए, सयाहत के लिए बेहतरीन ये मुल्क है, तो फिर वो कैसे आपको रिस्पॉन्ड करते हैं? पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, जो सरमायाकारी का पोटेंशियल है, वो इमेंस है, खास तौर पे रियल एस्टेट सेक्टर में। अब आप देखें थ्रू आउट द वर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड कोविड, पाकिस्तान का रियल एस्टेट सेक्टर सिर्फ बड़ा है और जोर बाजोर ऊंचा होता जा रहा है। अब लाहौर में अगर आप लाहौर का नया डाउनटाउन लेते हैं, न्यू डाउनटाउन जो गुलबर्ग है एंड सराउंडिंग एरियाज, सिर्फ वो जगह पिछले 5 साल में जो प्राइम रेजिडेंशियल रियल एस्टेट है वो 50% ऊपर हुई है। इसका मतलब कि प्राइसेस हैव इंक्रीज बाय 50% सिर्फ पिछले 5 सालों में। ऐसी दुनिया में ज़ीशान शाह साहब ये भी बता दीजिएगा ज़रा कि मुस्तकबिल में जो बैरून ममालिक हैं, जो बड़े शहर हैं, उनको पाकिस्तान से कनेक्ट करने के हवाले से या पाकिस्तान के शहरों से कनेक्ट करने के हवाले से क्या प्लान्स हैं आपके? हमने 6 इनिशिएटिव्स किए हैं जहां दुनिया के लीडिंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और वीलॉगर्स को हम पाकिस्तान लेकर आए हैं। माइकल जैक्सन के नेफ्यू राइजिंग सिंगिंग एंड सुपरस्टार जफार जैक्सन को हम पाकिस्तान लेकर आए हैं। हम यही करते रहेंगे। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है, जो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है, उसको हम प्रमोट करते रहेंगे और पाकिस्तान का जो एक फ्यूचर फेस है वो दुनिया को। ज़ीशान शाह शुक्रिया आपका, सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। बड़े ज़बरदस्त प्लान्स हैं, बड़ी ज़बरदस्त सोच है और फिर काविश भी है, आपको कोशिश भी नज़र आ रही है कि देखें पाकिस्तानी जहाँ पर भी दुनिया में बसते हैं उनका जो दिल है वो पाकिस्तान के लिए ही और पाकिस्तान में ही धड़क रहा है। देखो हमजा कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज वो दीगर जो है दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में दिखाना चाहते हैं, तभी उन्होंने ये काम किया लंदन में, और जिस तरह से उन्होंने बसेस के ऊपर खास तौर पे ये काम किया और लाहौर का लिखा है कि लाहौर हार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त और शानदार काम। अच्छा, इससे ना वैसे वाकई जब लोग बच्चों को वहाँ पर या बड़े लोगों को पता नहीं होगा, वो जब देखते होंगे कहते हैं क्या है लाहौर, फिर वो सर्च करते होंगे या पूछते होंगे किसी से, फिर उनको पता लगता होगा, फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी जो वहाँ पर मौजूद है वो उनको मज़ीद बताती होगी, तो इससे वाकई मौके तो पैदा होते हैं। जो चीज़ नज़र आ रही होती है उसके बारे में
आपका परसेप्शन बनता चला जा रहा बिल्कुल ऐसी। होता और है। जो आपको अगर बता रहे हैं कि सॉफ्ट इमेज दिखा रहे होते हैं या चीज़ का बता रहे होते हैं कि बहुत अच्छा है, तो फिर वो अच्छा सबको ही दिखना शुरू होता है कि ये अच्छा ही है, हर एक को पता लग जाता है। और ख़ासतौर पे हमने जिस तरह से बच्चों की बात की तो वो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि उनका भी माइंड क्लियर हो जाएगा कि जी पाकिस्तान में जो लाहौर है वहाँ से जब इन्फ्लुएंसर्स को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को आप लेके आ रहे हैं, वो बताएंगे कि नहीं वाकई जो बातें हम आपको बता रहे हैं और जो आप इधर देख रहे हैं ये बिल्कुल वैसे ही हैं। तो इससे वाकई बड़ा फ़ायदा होगा, बड़ी अच्छी सोच है इसके पीछे। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और आज हम बात करेंगे, बड़ा ही अहम मामला है और ख़ास तौर पर ख़वातीन इस मामले में बहुत ज़्यादा उनको वो हिट कर रहा होता है। और पाकिस्तान समेत अगर हम बात करें तो दुनिया भर में आज गेंठिया यानी कि जोड़ों के दर्द की बीमारी से बचाव और आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आर्थराइटिस नामी इस बीमारी की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है, जिनमें किसी हादसे के नतीजे में चोट लगना, मेटाबॉलिक निज़ाम की ख़राबी, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के बिलवास्ता या बिलावास्ता असरात और कैल्शियम की कमी शामिल हैं। ये चीज़ें आर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द एक आम मरज़ है, बहुत ही आम हो चुका है ख़वातीन में, खुसूसी तौर पर मर्दों में भी है, तो कहते हैं नौजवानों में भी ये हो सकता है, लेकिन जो बड़ी ज़्यादा तादाद है वो हम ख़वातीन में देख रहे होते हैं। अक्सर ख़वातीन हमें घर में माएँ ख़ास तौर पर ये शिकायत करती हुई ज़्यादातर नज़र आ रही होती हैं कि सुबह उठकर जिस्म अकड़ जाता है, हाथ नहीं चल रहे होते, खड़ा होने में प्रॉब्लम हो रही होती है, कुछ टाइम लगता है उनको रूटीन में आने के लिए, इवन ग्लास या कप नहीं पकड़ा जा रहा होता, इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है। ये वो मसाइल हैं कि जिससे आपकी ज़िंदगी तकरीबन मफलूज होकर रह जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है हमजा, और इसकी बहुत सारी इकसाम जिस तरह से हमजा ने भी कहा, और उसमें गेंठिया में बदन के मुख्तलिफ जोड़ों पर सोजिश भी हो जाती है, इसका दर्द जो है वो शदीद हो सकता है, जैसे हमजा भी बता रहा है कि एक कप या ग्लास भी नहीं उठाया जा सकता। ये मरज़ जो है वो तवील अरसे तक मरीज़ को शदीद तकलीफ़ में मुब्तला रखता है। और तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि जो गेंठिया का मरज़ है वो मर्दों, ख़वातीन और बच्चों को किसी भी उम्र में अपना शिकार बना सकता है। ये इस किस्म का जो मरज़ है। अच्छा, इसकी अलामात क्या हैं, इस पर हमने बात करनी है, इसका इलाज क्या है, इस पर बात करनी है, इसकी वजह क्या है, उस पर बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कि जी कि हम क्या पहले ही कोई ऐसी खुराक खा लें, किसी ऐसी मेडिकेशन पे चले जाएं, कोई ऐसी रूटीन रख लें, कोई एक्सरसाइज करते रहें कि जिससे ये हमें मसला हो ही ना रहा। और अगर खुदा न खास्ता किसी को ये मसला हो गया, डायग्नोज कैसे, कब आपने जाना है अपने मुआलिज के पास, और उसके इलाज के तरीकाकार क्या है, ये बहुत अहम इशू है और इस पर बात होनी जरूरी है। बिल्कुल, इस पर बात होनी भी ज़रूरी है। और डायग्नोसिस का खास तौर पर अगर हम देखें तो डायग्नोज ही नहीं हो रहा होता यहाँ पर कि क्या मसला है, क्या मसला नहीं है। तो हम इसी सारी चीज़ों पर हम बात, इसमें एक और प्रॉब्लम भी इकरा होती है, फिर हम डॉक्टर साहब से भी बात करते हैं इसके ऊपर, कि जब हड्डियाँ ठीक तरीके से काम नहीं कर रही, जोड़ दर्द कर रहे हैं, वॉक कम हो जाती है, आपने एक्सरसाइज तो क्या करनी है, आपकी वॉक मुतासिर होना शुरू हो जाती है, फिर आप मोटापे का शिकार हो जाते हैं। एक गैंठिया आपको आर्थराइटिस है, उसके साथ आपको ओबेसिटी भी है, आपको दीगर इस अगर बड़ी उम्र की बात करें कोई और बीमारी भी होती है, तो ये चीज़ें मल्टीप्लाई ही होती जाती हैं, फैक्टर्स बढ़ते चले जाते हैं और ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसको हमने कंट्रोल कैसे करना है और इसकी वजूहात जाना खास तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे साथ मौजूद है रामेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो हमें बताइएगा आर्थराइटिस जो बीमारी है इसकी वजूहात क्या है, कौन सी अलामात हैं कि इंसान को पता लग जाए कि उसको आर्थराइटिस की बीमारी जो है वो हो गई है। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया कि आपने मौका दिया ये इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने का। आप लोगों ने कुछ जो ओपनिंग स्टेटमेंट तो जो बताया उसमें काफ़ी कुछ को टच किया है। ये एक वास्ट टॉपिक है। जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था टू स्टार्ट विद कि इसको डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है कि आर्थराइटिस किस टाइप का आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस एक जनरल टर्म है जिसका मतलब है जोड़ों की बीमारी या जोड़ों का दर्द। अब गेंठिया उसकी एक सब टाइप है और बाकी भी काफ़ी रीजंस होती हैं जिसको हम आर्थराइटिस एज अ होल कह सकते हैं। तो गेंठिया जो है स्पेसिफिक, अगर हम गेंठिया की बात करें तो गेंठिया वो चीज़ है जो कि बच्चों, बड़ों, बूढ़ों में हर एक में हो सकता है, जिसमें आपने कहा कि जोड़ों में सोजिश, इन्फ्लेमेशन हो सकती है और खुदा न खास्ता अगर टाइम पे डायग्नोसिस ना हो तो हाथ पांव टेढ़े हो सकते हैं जिनको फिर सीधा करना तब से पॉसिबल नहीं होता। बाकी जो आर्थराइटिस जनरली होता है, ज्यादातर लोगों को होता है, वो एज रिलेटेड आर्थराइटिस है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस या जोड़ों का घिस जाना। मुख्तलिफ टर्म्स लोग यूज करते हैं, जोड़ों में गैप कम हो जाना।
तो वो ज़्यादा लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, थोड़े लोगों को गैंठिया या रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है जो सोजिश की बीमारी। तो इन दोनों में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है, पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी, क्योंकि इलाज फिर अलग अलग होता है। ठीक है, तो पेशेंट कैसे इसमें फ़र्क कर सकता है डॉक्टर साहब, ये ज़रा बता दीजिएगा। वैसे तो मुआलिज ही ये फ़र्क करके बता सकता है, लेकिन पेशेंट आसान अल्फाज में या कुछ मेजर जो इसमें चीज़ें होती हैं जो मुश्तरक नहीं है वो पता लग जाए तो वो कह सके कि हाँ मुझे शायद ये मसला है। देखिए, जो जोड़ वो हैं जिन पे आपका वजन पड़ता है, जैसे घुटनों के जोड़ हैं, कूल्हे के जोड़ हैं, कमर का निचला हिस्सा है, इन जोड़ में अगर दर्द हो और वो स्लोली डेवलप हो ओवर द इयर्स मंथ्स, थोड़ा थोड़ा पेन हो, टाइम के साथ साथ बढ़ने लगे, तो ये नॉर्मली ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। इसकी हिस्ट्री भी लंबी होती है, पेशेंट को हफ्ते 10 दिन में डेवलप नहीं होता। अच्छा। गैंठिया का जो मर्ज है रोमेटॉइड आर्थराइटिस, वो उसको हम कहते हैं न्यू ऑनसेट, मतलब आप एक दिन ठीक होते हैं तो विद इन फ्यू डेज, कभी कभार फ्यू वीक्स में अचानक दर्द शुरू हो जाते हैं। और वो छोटे जोड़ों को ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं, कलाइयों में, उंगलियों में, पाँव की उंगलियों में, अगर सिर्फ बड़े जोड़ों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी शख्स को बैक वक्त ये दोनों हो सकते हैं? जी, ये आपने अच्छा पॉइंट रेस किया, क्योंकि अक्सर कॉम्प्लिकेशन यही होती है कि ऐसे लोग ऐसी एज ग्रुप में आते हैं जिनको ऑलरेडी जोड़ उनके थोड़े घिस चुके होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है और साथ और उसी की ट्रीटमेंट चल रही होती है, तो ओवरलुक करते हैं कभी कभार पेशेंट भी और डॉक्टर भी कि उनको न्यू ऑनसेट जो पुराना आर्थराइटिस चल रहा है एज रिलेटेड या वेयर एंड टेयर वाला, उसके साथ उनको गैंठिया रोमेटॉइड आर्थराइटिस भी शुरू हो जाता है। ठीक है। तो उसमें ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि कौन सा दर्द किस बीमारी की वजह से है, तो उसको डॉक्टर साहब इसको जैसे इसकी वजूहात जानना जरूरी है, नहीं कि होता क्यों है, किस वजह से होता है, कि विटामिन डी की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी होती है, किस की चीज़ की कमी होती है जिसमें कि हड्डियों का जो ये जोड़ों का जो दर्द है वो शुरू हो जाता है? लेकिन दोनों को अलग अलग अगर रखिए ब्रीफ में, अगर मैं आपको बताऊं, जो है गैंठिया रोमेटॉइड आर्थराइटिस, उसका आपकी खुराक के साथ, डाइट के साथ ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। अच्छा। इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून प्रॉब्लम। आपके जिस्म का इम्यून सिस्टम खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है। उसके पीछे लंबी चौड़ी थ्योरीज हैं, साइंस है कि क्या चीज़ उसको ट्रिगर करती है, और उसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम आपके अपने जॉइंट्स को अटैक करना शुरू कर देता है। इसमें थोड़ा बहुत फैमिलियल भी होता है। जिस फैमिली में रोमेटॉइड आर्थराइटिस गैंठिया हो तो ज़रूरी नहीं कि बच्चों को भी होगा, लेकिन चांस थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसमें जेनेटिक्स का भी थोड़ा बहुत लेना देना है। अच्छा। दूसरा जो आर्थराइटिस है जिसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो जोड़ का घिस जाना है, गैप कम हो जाना है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि डाइट रिलेटेड हो सकती हैं, आपके लाइफस्टाइल रिलेटेड हो सकती हैं, पोस्चर कैसा है, काम क्या करते हैं, वेट कितना है, एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते, तो वो जो है वो आपके लाइफस्टाइल से भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब पहले गैंठिया के हम इलाज की तरफ आ जाते हैं, फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस के इलाज की तरफ आ जाते हैं। गैंठिया के इलाज के हवाले से हमें बता दें कि इसका इलाज पहले तो बताइए कि मुमकिन है और किस स्टेज पर मुमकिन है, और तीसरा ये कि ये कितना लंबा इलाज होता है। देखिए, गैंठिया को हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज। दुनिया में जितनी बीमारी हैं तकरीबन सारी क्रॉनिक डिजीज हैं, पुरानी बीमारी, तो इन सब का इलाज मुमकिन है। ऑस्टियोआर्थराइटिस या जो जोड़ का घिस जाने वाला दर्द है, उसके मुकाबले में गैंठिया का इलाज ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। इसके लिए अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है, और ये कॉन्सेप्ट है कि ये रिमिशन में चला जाता है। दवाई लेने से बीमारी खत्म हो जाती है, दवाई लेनी पड़ती है लेकिन बीमारी का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाते हैं। और इसके लिए हम कहते हैं कि इसका डायग्नोसिस अगर विद इन 3 मंथ्स हो, अर्ली ऑन हम इसको अगर टैकल करें, डिजीज अभी स्टेब्लिश ना हो, तो इसमें बहुत अच्छा चांस है कि बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन दवाई का जो आपने सवाल किया कि कब तक खानी है, तो जितने भी क्रॉनिक डिजीजेज हैं उनको कंट्रोल में लाने के बाद, कंट्रोल में रखने के लिए थोड़ी बहुत दवाई हमेशा के लिए चाहिए होती है, लाइफ लॉन्ग चाहिए होती है, ताकि जब भी मेडिसिन रुके इसके दोबारा निकलने का खतरा होता है, बीमारी के दोबारा शुरू हो जाने का खतरा होता है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, और उसके बाद एक खास लेवल पे जाके जब बीमारी ठीक हो जाए तो थोड़ी बहुत मेंटेनेंस थेरेपी जिसको कहते हैं वो लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। ठीक है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें जो 2 चीज़ों की एविडेंस है ज़्यादा, अब वो ये है कि आप वेट कम करें और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें। उसको रिवाइव करने का कोई नॉर्मली तरीका नहीं होता जब एडवांस स्टेज हो जाए ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो उसके लिए कमर्शियली बड़ी चीज़ें होती हैं। उसमें लोग कहते हैं कि ये इंजेक्शन लगवा लें, ये गोली खा लें, कैल्शियम, तो जॉइंट दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। इसकी कोई एविडेंस नहीं है। अच्छा। रीजनरेशन नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं ये जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लोगों को बताना चाह रहा था वो ये है कि आप इन चीज़ों पे पैसे प्लीज ज़ाया ना करें। जो कोई आपसे कहे हम इसमें रेज लगा देंगे, इसमें ये इंजेक्शन लगा देंगे तो जॉइंट रीजनरेट हो जाएगा, रीजनरेशन नहीं हो सकती।
अच्छा, ये रिप्लेसमेंट डॉक्टर साहब, ये रिप्लेसमेंट ही होगी कि आप नी रिप्लेस करवा लें, जिसको हम आमतौर पर कहते हैं कि जी घुटने नए लगवा लिए, उसका ऑपरेशन करवा लिया। एक तो ये बता दीजिए कि अगर हम रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं उसके बाद क्या यहाँ पर ऑस्ट्रियो आर्थराइटिस होने के चांसेस मजीद जो हैं मौजूद होते हैं या फिर नहीं, उसके बाद चांसेस नहीं होते ऑस्ट्रियो आर्थराइटिस? ज़्यादातर लोगों को तो रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिप्लेसमेंट भी खास जॉइंट्स की हो सकती है। अभी ऑस्ट्रियो आर्थराइटिस जो है ये गर्दन में भी हो सकता है, ये हाथों के जोड़ों में भी हो सकता है, छोटे जोड़ों में। जो रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है वो ज्यादातर महदूद है आपके नी और हिप्स के लिए। बाकी जॉइंट्स तो रिप्लेस होना थियोरेटिकली किया जा सकता है, किया भी जाता है, कोई इतना अच्छी वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस नहीं है। और वो एंड स्टेज पे जब मेडिसिन काम ना करें, पेशेंट की वो कंडीशन हो जाए कि एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, ओवर वेट भी हैं, तो फिर आखिर पे रिप्लेसमेंट की जा सकती है। रिप्लेसमेंट के बाद बेहतर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो सारी सिचुएशन आ गई, आपने सूजन की बात की। कुछ लोग ये जो शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारे हाथों में, फिर शायद उनकी वेन्स में भी पेन हो रहा होता है, वो कहते हैं कि जी कि शायद खुद से फील कर रहे होते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, ख़ासतौर पे हाथों के लिए। ये भी गैंठिए से रिलेटेड कोई चीज़ है या फिर इसका कोई और न्यूरो से रिलेटेड कोई लिंक होता है, इसका ताल्लुक होता है? दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अलग-अलग तो काम नहीं करती, जुड़े हुए होते हैं, एज ए यूनिट काम करते हैं। ब्लड वेसल्स हैं, मसल्स हैं, सॉफ्ट टिश्यू जिसको कहते हैं, पट्टे, जोड़। तो इसमें अगर कहीं भी खराबी हो, जोड़ों में अगर दर्द है, तो जाहिर है वो खिंचाव हाथ में ही फील होगा। तो पेशेंट तो यही कहेगा कि जी मेरे पट्टे खिंचे हुए हैं, या सर्कुलेशन अच्छी नहीं है, या स्टिफनेस है, या सख्ती है जोड़ में। तो वो न्यूरो से रिलेटेड भी हो सकते हैं, नर्व प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जब एक जॉइंट में प्रॉब्लम हो तो वो सारा हाथ, सारा बाजू, टांग जो है, उसके जो पड़ोसी हैं समझ लें, मसल्स हैं, पट्टे हैं, तो उनमें भी खिंचाव आ जाता है, उसमें भी दर्द होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप सुबह पाकिस्तान से गुफ्तगू रहे थे। और क्योंकि आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो इस दिन के हवाले से आगाही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शऊर होना चाहिए लोगों को कि आखिर ये जो मरज़ है इसकी वजूहात क्या हैं और किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। और ट्रीटमेंट के हवाले से जो डॉक्टर साहब ने बताया कि ये दोनों की जो है दो, क्योंकि ब्रांचेस डिफरेंट हैं, डिफाइन कर दिए, तो ट्रीटमेंट्स भी डिफरेंट ही हैं। अब हम कुछ क्रिकेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि दौरा पाकिस्तान मनसूख करने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी इंग्लैंड को आईना दिखा दिया। और गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी टीम ने मुश्किल वक्त में इंग्लैंड का दौरा किया था, हमें इंग्लैंड से उम्मीद थी, मगर इंग्लिश बोर्ड ने एकतरफा तौर पर फैसला करके मायूस किया। ये उसी इंटरव्यू का जिसका हम जिक्र कर रहे थे, उसी में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा। क्या मौक़िफ़ है वज़ीर-ए-आज़म साहब का इस मामले पर, वो आपको पहले सुना देते हैं। I think England let itself down. It was disappointing, but I think England should analyze what they've done. The England team, they should ask themselves the question: what would they think if some country did that to them? That when they were finally, and they had gone to that country in difficult times when no other team would tour, and Pakistan went to England at that time when there were COVID restrictions. Indian Cricket Board now is the richest cricket board in the world. The money lies in India. So India basically now controls world cricket. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा किया, इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल गफ़ार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अब्दुल गफ़ार साहब। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड में की गई अचानक तब्दीलियों का फैसला, आपको लगता है कि दानिशमंदाना इक़दाम था, ऐसा ही होना चाहिए था, और इससे आपको लगता है कि खिलाड़ियों पर नफ्सियाती दबाव तो नहीं बढ़ेगा? जी वालेकुम सलाम, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सुबह खैर तमाम देखने वालों को। देखें, वर्ल्ड T20 की जो पहले स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई थी उस पर जितनी तनकीद हुई, लेकिन जब दूसरा स्क्वाड अनाउंस हुआ अब से कुछ दिन पहले, जब 3 तब्दीलियां, फिर ऑब्वियसली शुएब मलिक की वापसी हुई, तो आप देखें कि फैंस भी मुतमईन हैं। उसकी वजह है, आइडियली तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि आप एक फैसला करें और उसके बाद 1 महीने बाद उसको तब्दील कर दें। ये शो करता है कि आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं थी, ये शो करता है कि आपको अपने डिसीजन पे एतमाद नहीं था। लेकिन नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ उन क्रिकेटर्स का जो बेचारे यंगस्टर सिलेक्ट हुए थे, जिनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह डैमेज हो गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि सारे सिनेरियो में ये चीज बड़ी अहमियत की आमद थी कि आपको जो तजर्बेकार क्रिकेटर्स हैं वही फिर जाएं, क्योंकि 1 साल से आपने वो प्लानिंग तो की नहीं थी कि आप जूनियर्स को जो है वो एक अच्छे तरीके से ग्रूम करते, पूरा साल खिलाते, तो बड़े कॉन्फिडेंस से वर्ल्ड कप में एंटर होते। नेशनल T20 के अंदर आजम खान, खुशदिल शाह, इसी तरह हसनैन, इवन हारिस दोस्तों फिर सिलेक्टेड है, लेकिन वो भी थोड़े से अंडर प्रेशर ही दिखाई दिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट की कोई अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं है ये कि आपके पास फिर शुएब मलिक को लाना पड़ा, हफीज ही आपके मेन प्लेयर हैं, इस तरह आपको फखर जमान को लाना पड़ा। इट मींस
कि कहीं ना कहीं गलती जरूर है, लेकिन इस स्टेज पर और भी बताइएगा रमीज राजा साहब, पहले वैसे गुज़श्ता बरस देखे तो कुछ रिटायरमेंट का मशवरा भी सीनियर खिलाड़ियों को दे चुके हैं, अब शुएब मलिक को वापस शामिल कर लिया गया। आप समझते हैं कि खैर टीम की ज़रूरत तो वो थे ही? देखें, अब मैं इस पर क्या कहूँ, रमीज राजा ही कुछ कह सकते हैं, क्योंकि उनकी एक उनका एक मौक़िफ़ था कि जो T20 है ये नौजवानों का खेल है और उसमें बिल्कुल भी सीनियर खिलाड़ी नहीं होने चाहिए। लेकिन अभी उनकी जो खुद मीटिंग हुई, आई थिंक वो भी अपना बयान बदलने पे मजबूर हो गए। जो हमें पता चला कि अभी उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स से मीटिंग हुई कि भाई यंगस्टर जो है परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनको या तो मेरे ख्याल में दो वजूहात हैं, या तो हम उन्हें मौके ठीक नहीं देते, या हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का म्यार इतना गिर चुका है कि अब हमें शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज, फखर जमान, इन सब की बार बार जरूरत पड़ती है। हालांकि फखर जमान तो खैर अभी इतना खेले भी नहीं है। देखिए, बयानात रमीज राजा साहब के कुछ भी थे आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, इस वक्त मेरे ख्याल में ये ठीक ही है कि आप अपने बयानात के, वो आपकी जाती राय थी, आप उनकी वजह से किसी खिलाड़ी को निकालते रहें, या आप अपने बजाय मुल्क के बजाय अपना सोचते रहें। मेरे ख्याल में ये तो एक अच्छी मिसाल है कि उन्होंने अपने बयानात के बरक्स भी चीजों को होने दिया। ऑब्वियसली मीडिया के लिए, फैंस के लिए एक बड़ा अच्छा कंटेंट है कि उन्होंने ये कहा था, बट अब ये कह रहे हैं। बट अगर आप बहुत न्यूट्रल तरीके से जायजा लें तो आपको बिल्कुल मानना पड़ेगा कि मोहम्मद हफीज की और शुएब मलिक की टीम में इसको जगह बनती है। बट मैं अगेन ये बात कहूंगा कि सिलेक्टर्स को पूछना चाहिए, चेयरमैन को, कि भाई आपने 6 महीने से, साल से प्लानिंग क्या की थी, तो आपको अपने स्क्वाड में 4 तब्दीलियां करनी पड़ेगी। ऐसी जैसे कंपनी में आपने बहुत बड़े डायरेक्टर लेवल पे हायर होकर आप 4 मैनेजर्स को रखने और एक महीने बाद बोले जी चारों मैनेजर्स ठीक नहीं है। अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब, अगर हम बात करें कि जो सिलेक्ट हुई है टीम वर्ल्ड कप के लिए, कैसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि कोई ऐसा खिलाड़ी है जो कि जीत में अहम किरदार जो है अदा कर सकता है? वर्ल्ड कप है एक तो T20 का, यानी कि मुख्तसर तरीन फॉर्मेट है क्रिकेट का। टेस्ट और वनडे हमारी कारकर्दगी वहाँ इतनी अच्छी नहीं रहती, लेकिन T20 की हमेशा ही अच्छी टीम रहे हैं। दूसरा ये वर्ल्ड कप हो रहा है शारजा, अबू धाबी और दुबई के अंदर, यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात में, जहाँ की विकेटों पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खेलने का वसी तजर्बा है और हमारे लिए ये विकेटें समझने के हमें ये सूट करती हैं। तीसरी बात ये है कि इस फॉर्मेट के अंदर किसी भी टीम को आसान समझना नहीं चाहिए। पाकिस्तान के पास जो एक टीम है, ये इन कंडीशंस में और मुत्तहिदा अरब अमारात की ग्राउंड्स पर एक अच्छी खासी पाकिस्तान की टीम है। लेकिन मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि हमें फॉर ग्रांटेड लेना चाहिए चीजों को। आप बांग्लादेश को भी आसान नहीं ले सकते, आप अफगानिस्तान को आसान नहीं ले सकते, क्योंकि आपको ऑन द डे अपनी परफॉर्मेंस से टीम को हराना है, अपने नाम से नहीं हराना, अपने स्क्वाड के हम तो करना ही पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने दौरा पाकिस्तान ना करने पर इंग्लिश बोर्ड पर जिस तरह से तनकीद की है, जो हमने आपको सुनाई भी है, क्या पीसीबी ने, आप समझते हैं कि दौरा मनसूख किए जाने के बाद जो बयानात दिए या पॉलिसी अपनाई वो बिल्कुल दुरुस्त थी, या अभी मजीद कोई इकदाम हैं जो किए जा सकते हैं? देखिए, डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत थी, और यहाँ पर हमें ये ज़रूर कहना चाहिए कि हमने इंग्लैंड का बुरे वक्त में साथ दिया, न्यूजीलैंड में जब टूर किया तो सख्तियाँ झेली। इन दोनों क्रिकेट बोर्ड ने, चाहे उनकी नीयत खराब थी या आप कह लीजिए कि उनके कोई बहाने खराब थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ अच्छा तो नहीं किया। क्योंकि मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि देखिए, ये पॉइंट समझना बड़ा ज़रूरी है कि आप सिर्फ झगड़ के नहीं रह सकते दुनिया में। इवन आप अपने घर में झगड़ के हर वक्त नहीं रह सकते, आप अपने खानदान में, अपने दोस्तों में हर वक्त झगड़ के नहीं रह सकते। आपको एक अच्छी PR, एक अच्छी नैरेटिव, लोगों के साथ एडजस्टमेंट करके अपना फायदा भी निकले और दूसरों के साथ भी आपका रवैया अच्छा रहे, और एक कहते हैं ना, आप निभा के चलते रहें। ये बड़ा जरूरी है क्रिकेट के अंदर भी कि आप इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड या कल को खुदा ना खास्ता ऑस्ट्रेलिया अगर नहीं आता तो सबके बगैर नहीं चल सकते। ये में 10 ही मुल्क हैं बड़े, जिनमें से 3 तो ऑब्वियसली आपके साथ खेल नहीं रहे, भारत, इंग्लैंड और अभी न्यूजीलैंड नहीं आया। आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप दोस्त को जो आपके साथ ठीक है, आप पहले तो उनको भी फेवर करें, उनको सपोर्ट करें, और यही एडमिनिस्ट्रेशन होती है। क्रिकेट टीम जगह खेल रही है अपनी जगह पर, उनका काम क्रिकेट खेलना है। जो हमारे चेयरमैन हैं, आप जैसे पहले थे या जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव अब हैं या अब आएंगे, उनका काम ही ये है कि दुनियाई क्रिकेट के साथ ताल्लुकात बनाकर चलें, और इसमें हुकूमत की भी बहुत शुक्रिया। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, हम तो उम्मीद यही करते हैं जो टी फाइनल होगी है वो बेहतरीन खेल पेश करेगी T20 वर्ल्ड कप में। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।